हेलो। गुड आफ्टरनून। मेरी आवाज़ आ रही है आप लोगों को? मेरी आवाज़ आ रही है, मैं सुनाई दे रहा हूँ, दिखाई दे रहा हूँ? ऑल क्लियर? नमस्कार, राधे राधे, जय श्री राम। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। मैं बढ़िया हूँ। आप कैसे हो आप लोग? मैं सुनाई दे रहा हूँ। मैं सुनाई दे रहा हूँ, दिखाई दे रहा हूँ। ऑल क्लियर, ऑल क्लियर, ऑल क्लियर, ऑल क्लियर, राइट। चलिए एक बार फिर से आप सभी को गुड आफ्टरनून, शुभ दोपहर, नमस्कार। हम लोग क्लास को शुरू करते हैं बच्चा। हम लोग भारत के सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा चुनौतियां और प्रबंधन पढ़ रहे हैं। आंतरिक सुरक्षा का एक प्रमुख टॉपिक है, मेन टॉपिक है, और इसके अंतर्गत समुद्री सीमा सुरक्षा चुनौतियां और प्रबंधन हम लोगों ने कल से पढ़ना शुरू किया। कल मैंने आपको हिंद महासागर का भ्रमण कराया, हिंद महासागर में समुद्री सीमा से अवगत कराया, उसकी लंबाई चौड़ाई से अवगत कराया, समुद्री सीमावर्ती जो देश हैं उनके बारे में मैंने आपको समझाया। मैं हिंद महासागर के पूर्वी किनारे के देशों के बारे में भी आपको दिखा दिया और पश्चिमी किनारे के देशों के बारे में भी आपको बता दिया। इसके बाद मैंने समुद्री सीमा सुरक्षा चुनौतियों के बारे में आपको बताना शुरू किया था और हम लोगों ने 5 चुनौतियों की चर्चा की थी, अगर आपको याद होगा तो। हमारे तटीय सुरक्षा चुनौतियों में पहली चुनौती आतंकवाद या आतंकियों के घुसपैठ की समस्या। दूसरी चुनौती भारतीय मछुआरों की गिरफ्तारी, उनके नौकाओं को लेना और उन नौकाओं को मिसयूज करना, तस्करी में, आतंकी भेजने में, हथियार भेजने। तीसरी चुनौती हम लोगों ने देखा था लक्षद्वीप पर तस्करों की और आतंकियों का बेस बनाना, वहां रहना, परागमन बिंदु के रूप में उनको यूज करना। चौथी चुनौती की चर्चा हम लोगों ने की थी, इधर अंडमान निकोबार द्वीप समूह पे कुछ इलीगल माइग्रेशन दिखाई दिया है, उस इलीगल माइग्रेशन के बारे में भी हम लोगों ने डिस्कस किया। और हमारी पांचवी चुनौती की हम लोगों ने चर्चा की थी समुद्री लूट की समस्या। लक्षद्वीप के पास से लेकर के अदन की खाड़ी तक का मेन इलाका है जहां पर हाल के वर्षों में समुद्री लूट बहुत तेजी से बढ़ी है। ये भी हमारी सुरक्षा चुनौती है और हमारी सरकार इससे भी निपटने के लिए प्रयास कर रही है, इसका प्रबंधन कर रही है। वो प्रबंधन वाले टॉपिक में हम देखेंगे। चुनौतियां अभी हमने आपको बता दिया और सबसे प्रमुख चुनौती की हम लोगों ने चर्चा की जो हाल के डेट में हमारी सरकार का सिरदर्द बना हुआ है, वो है हिंद महासागर में विश्व की महाशक्तियों की उपस्थिति से उत्पन्न खतरे, जो आपके नंबर पॉइंट में यहां दिया हुआ। अब महाशक्तियों की उपस्थिति में हमने थोड़ी सी चर्चा की थी, आपके याद होगा, डियागो गार्सिया में यूएसए की चुनौती उपस्थिति, और हमने ये भी दिखाया था कि डियागो गार्सिया में यूएसए की उपस्थिति से बहुत पहले हमारे लिए थोड़ा चिंता का विषय होता था, क्योंकि उस समय अमेरिका के साथ हमारे संबंध अच्छे नहीं थे। बट हाल के वर्षों में अमेरिका के साथ हमारे संबंध भारत के अच्छे हुए हैं, इसलिए आज इसको हम सुरक्षा चुनौती के रूप में नहीं देख रहे हैं। ये हमारे लिए बड़ी सुरक्षा चुनौती नहीं है। अगर आप या हम रक्षा मंत्रालय से जुड़े हैं, गृह मंत्रालय से जुड़े हैं, तो हमारी चिंता अभी डियागो गार्सिया में अमेरिका की उपस्थिति नहीं है, बल्कि हमारी चिंता क्या है बच्चा? हमारी चिंता है चीन की उपस्थिति, हिंद महासागर में चीन की उपस्थिति। हाल के वर्षों में हिंद महासागर में चीन की उपस्थिति बढ़ी है, हाल के वर्षों में हिंद महासागर में चीन की गतिविधियां बढ़ी है, और इन्हीं गतिविधियों को दिखाने के लिए हम लोगों ने सबसे पहले दिखाया कि ये चीनी लोग हिंद महासागर में पहले अपनी व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ाते। लगभग 2013-14 के बाद से हिंद महासागर में अपनी व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ाने का प्रयास करता है, और हिंद महासागर में धीरे धीरे
अपने व्यापारिक बंदरगाह को बढ़ाता। मैंने दिखा दिया था पहला पॉइंट, चीन की उपस्थिति का पहला पॉइंट हिंद महासागर में स्ट्रिंग ऑफ पल्स तथा ओबीओआर के रूप में या आईबीआर बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव बीआरआई के रूप में उपस्थिति और व्यापारिक गतिविधियों में वृद्धि। हालांकि इसके पीछे परोक्ष में सैन्य गतिविधियां भी शामिल है बच्चा। सिटवे बंदरगाह की हम लोगों ने चर्चा कर थी, सिल्क रूट के बारे में मैंने बताया, रेशम मार्ग परियोजना क्या है चाइना की, ये मैं कल बता चुका था आपको। इसके बाद मैंने आपको ओबीओआर के बारे में, बीआरआई के बारे में बता दिया था, हल्का हल्का ब्रीफ कर दिया था। और इस प्रोजेक्ट के तहत चीन किस तरीके से एक सड़क मार्ग का जाल बिछा रहा है, ढेर सारे देशों को में इन्वेस्टमेंट कर रहा है और उनको अपने नियंत्रण में लेने का प्रयास कर रहा है, और इधर समुद्री क्षेत्र में भी ये अपनी गतिविधियों को बढ़ा रहा है। ये सब कल मैं आपको समझा चुका था, ठीक है। इसके बाद एसिटवे बंदरगाह, चटगांव बंदरगाह, हम्बनटोटा श्रीलंका का बंदरगाह, मराऊ एटॉल मालदीव का बंदरगाह और ग्वादर बंदरगाह के रूप में मैंने दिखाया कि कैसे व्यापार के बहाने हमारे भारत के चारों तरफ ये जो हमारे हिंद महासागर के देश हैं, इनके साथ चाइना ने अपने संबंधों को मजबूत किया है और यहाँ पर व्यापारिक समझौता के माध्यम से, आर्थिक समझौता के माध्यम से यहाँ पर अपनी उपस्थिति को सुनिश्चित करने का प्रयास किया, ठीक है। ये सब कल हम लोग समझ चुके थे बच्चा, आपको ध्यान में होगा तो, राइट। इसके बाद फिर हमने सेकंड पॉइंट पढ़ना शुरू किया था। सेकंड पॉइंट, व्यापारिक के साथ साथ हिंद महासागर में चीन की सैन्य गतिविधियों में वृद्धि। और सैन्य गतिविधियों में वृद्धि के साथ हम सबसे पहले आपको म्यांमार लेकर के गए थे, याद होगा। और म्यांमार लेकर के मैं गया था और वहां दिखाया था कि किस तरीके से म्यांमार में कुछ बंदरगाह को चाइना ने व्यापारिक बंदरगाह के रूप में डेवलपमेंट का काम शुरू किया। म्यांमार में धीरे धीरे सड़क जाल बना ही रहा है, सारी कहानी मैं समझा चुका हूं। बंदरगाह को भी उन्होंने डेवलप किया, बंदरगाह को यूज किया और धीरे धीरे करके हिंगेई में उसने अपना नेवल बेस बना लिया। अब हिंगेई में नेवल बेस बनने का मतलब है कि हमारा विशाखापट्टनम का इलाका, कलकत्ता का इलाका, चेन्नई का इलाका, यानी हमारे भारत का जो पूर्वी समुद्री तटीय इलाका है वो रेंज में है और यहां पर हमारे लिए सुरक्षा चुनौती है, ठीक है। इसके बाद म्यांमार के साथ ही उसने एक कोको द्वीप है, कोको आइलैंड है बच्चा, ये आइलैंड है हमारे अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। उत्तर में अंडमान द्वीप समूह है, नीचे में निकोबार द्वीप समूह है। हम उत्तर में चलते हैं तो जो अंडमान द्वीप समूह है, ठीक उससे 38 समुद्री मील 38 नॉटिकल माइल नॉर्थ में एक द्वीप है, कोको द्वीप, जो म्यांमार का द्वीप है। चीन ने उस द्वीप को म्यांमार से एग्रीमेंट करके लीज पर ले लिया और लीज पर लेकर के वहां पर उसने अपना एक लिसनिंग स्टेशन शुरू किया। लिसनिंग स्टेशन का मतलब एक प्रकार से निगरानी का थाना, जो अगल बगल के इलाके में निगरानी करेगा। बड़ा क्लियर है, इस बहाने वहां चीन उपस्थित हो गया। हमारे लिए सिक्योरिटी थ्रेट्स तो है बच्चा, सिक्योरिटी थ्रेट्स तो है, ठीक है। अब हम लोग दिखाया कि म्यांमार में एक हाल ही में चीन ने नया समझौता, कल तक यहीं तक का हमारा क्लास हुआ था, यहां से हम आगे बढ़ाते हैं। हाल ही में चीन ने म्यांमार से एक फिर से समझौता किया 20 जनवरी 2020 में, और म्यांमार में जनवरी 2020, उस समय गृह युद्ध की स्थिति नहीं हुई थी। फरवरी 2021 में म्यांमार में गृह युद्ध छिड़ता है। बड़ा क्लियर है कंसेप्ट, मैं अच्छा से समझा चुका हूं। म्यांमार में चीन समझौता करता है वहां की सरकार के साथ, और शी जिनपिंग की म्यांमार यात्रा होती है और एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन का समझौता होता ही है। एक डीप सी पोर्ट प्रोजेक्ट के लिए भी समझौते पर हस्ताक्षर होता है। यहां पर हमारे लिए डीप सी पोर्ट प्रोजेक्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम समुद्री तटीय सुरक्षा चुनौती देख रहे हैं। डीप सी पोर्ट प्रोजेक्ट जो है वो खास करके समुद्री क्षेत्र के लिए ही है, और ये समझौता के तहत उम्मीद है कि धीरे धीरे इस पूरे इलाके में चीन म्यांमार के साथ समझौता करके अपनी सैन्य उपस्थिति को बढ़ाने का प्रयास करेगा। ये हमारे लिए सिक्योरिटी थ्रेट्स। डन।
अब हम आते हैं बांग्लादेश में। बांग्लादेश की कहानी मैं बता चुका हूं, बांग्लादेश में चीन की उपस्थिति भी मैं बता चुका हूं। लेकिन बांग्लादेश में चीन ने अपनी उपस्थिति के दौरान बांग्लादेश के साथ समझौते किए और समझौता करके बांग्लादेश के जो तटीय क्षेत्र है, बंगाल की खाड़ी वाला क्षेत्र है, हिंद महासागर का ही क्षेत्र है, वहां पर भी अपनी उपस्थिति को बढ़ाने का प्रयास किया। 2018 में बांग्लादेश की नौसेना अड्डे पर 2 चीन के मिग श्रेणी के पनडुब्बी तैनात किया चीन ने। बांग्लादेश के समुद्री सीमा में वहां पर अगर चीन की पनडुब्बी तैनात होती है तो हमारे लिए खतरा है। ये चीन की उपस्थिति बांग्लादेश में मैंने आपको दिखाई। 2019 में बांग्लादेश जो ने कुतुबदिया चैनल और राबनाबाद चैनल, 2 चैनल है, वहां पर चीनी पनडुब्बी के गैरेज निर्माण के लिए जगह दिया। यानी वहां पर चीनी पनडुब्बी आकर के वहां खड़ी हो सकती है, वहां एक स्पेस उसको दिया गया। अब बांग्लादेश में चीनी पनडुब्बी आकर खड़ी होने लगे, जहाज आकर खड़ा होने लगे, और उसी तरह से धीरे धीरे अपने सामान की रक्षा के नाम पर अगर चीन अपने सैन्य जहाजों को भी भेजना शुरू कर दे तो निश्चित तौर पर एक बहाना मिल गया यहां आने का। हम मना नहीं कर सकते हैं कि आप क्यों यहां आ रहे हो, और ये हमारे लिए सिक्योरिटी थ्रेट्स है बांग्लादेश के साथ। देखते जाओ म्यांमार, म्यांमार से बांग्लादेश। अब हम चले आते हैं, थोड़ा और नीचे बढ़ते हैं, थाईलैंड, इंडोनेशिया। मैप में आपको दिखा चुका हूं, और हम दक्षिण की तरफ बढ़ते हैं, भारत के दक्षिण पूर्व की तरफ। तो 2023 में चीनी नौसेना का एक टास्क ग्रुप होता है 106। इसमें कई बड़े बड़े युद्धपोत होते हैं और 800 से अधिक चीनी सैनिक इसमें उपस्थित होते हैं। ये इंडोनेशिया में देखा गया, इंडोनेशिया में विद्यमान। अब सोचो कि पूरा एक युद्धपोत के साथ पूरा ग्रुप, टास्क ग्रुप जो है यहां घूम रहा फिर रहा है। दक्षिण चीन सागर में तो जबरदस्ती भी कर रहा, इधर भी जो इसका घूमने फिरने का दौर शुरू हुआ, ये हमारे लिए चिंता का विषय है। और हम चीन के ट्रेंड को देख रहे हैं। चीन ने वियतनाम के, फिलीपींस के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के अंदर जाकर के वहां से खनिज संपदा का दोहन करना शुरू किया, जबरन, कि हम नहीं मानते अंतर्राष्ट्रीय कानून को, और वहां जबरदस्ती कर रहा। धीरे धीरे ये अपना एक तरह से होता है ना, दबंगई बढ़ाता चला जा रहा, और हिंद महासागर में भी ये दबंगई बढ़ाने का प्रयास कर रहा। अलर्ट होना जरूरी है, इसका काउंटर करना जरूरी है। हम देखेंगे प्रबंधन में कि हमारी सरकार ने इसका क्या क्या काउंटर किया। बट पहले अभी हम इनकी उपस्थिति को देखें, इनकी स्ट्रेटजी को देखें, चीन की क्या क्या कर रहा है। इंडोनेशिया के बाद हम चले आते हैं श्रीलंका पे। बच्चा, आपको ध्यान में होगा, श्रीलंका, इंडोनेशिया, थाईलैंड, वहीं पर बगल में श्रीलंका है, हमारे भारत के दक्षिणी किनारे पर, दक्षिण में और पूर्व के कोने पर। श्रीलंका एक छोटा सा देश है, हमारे तटीय सुरक्षा की दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है, सामरिक महत्व रखता है, क्योंकि हमसे इतना नजदीक है। कल मैंने बताया भी था, इतना नजदीक है, लेकिन वो दूसरा देश है। वो किसी भी देश के साथ समझौता कर सकता है और अपने पोर्ट पर किसी देश का नेवल बेस बनवा सकता है, पूरा सैनिकों का बेस बनवा सकता है। अगर श्रीलंका नाराज हो गया तो चीन की गोद में जाके बैठेगा और चीन वहां नेवल बेस बना लेगा, तो आप समझ सकते हो कि हमारे लिए कितना बड़ा सिक्योरिटी थ्रेट होगा, एकदम हमारे बॉर्डर में, हमारे नजदीक। और यहां पर चाइना ने भी ऐसा करने का प्रयास किया है। बच्चा, याद होगा सितंबर 2014 मैं आपको पढ़ा रहा था, भारत चीन सीमा सुरक्षा चुनौती पढ़ा रहा था, और मैंने आपको बताया था कि सितंबर 2014 में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग इंडिया आते हैं, गुजरात जाते हैं, हमारे श्री नरेंद्र मोदी जी के साथ बैठकर झूला झूलते, अच्छी अच्छी बातें होती है भारत और चीन के बीच संबंधों को ठीक करने के लिए। और उधर चुबार सेक्टर में चीनी सैनिक घुसपैठ कर रहे होते हैं, याद होगा। फिर उच्च स्तरीय वार्ता होती है और चुबार से चीनी सैनिकों को वापस किया जाता है। और एट द सेम टाइम बच्चा, वहीं भारत से उड़ करके शी जिनपिंग श्रीलंका पहुंचते, उनका BRI प्रोजेक्ट शुरू हो चुका है। 2013 में इस प्रोजेक्ट की शुरुआत होती है।
2013 में पाकिस्तान के साथ वो सीपेक समझौता करते हैं। 14 से सीपेक की शुरुआत होती है, राइट। और सितंबर 14 में वो श्रीलंका पहुंचते हैं और श्रीलंका पहुंच करके श्रीलंका के साथ भी वह वन बेल्ट वन रोड, जिसको आज BRI कहते हैं, के साथ एक समझौता करते हैं और श्रीलंका को भी उसमें ले लेते हैं। मतलब श्रीलंका को उस समय फंड चाहिए था, श्रीलंका को उसमें ले लेते। इस तरह से चीन श्रीलंका में अपनी उपस्थिति को दर्ज कराने का प्रयास करता है। ये हमारे लिए बहुत बड़ा सिक्योरिटी थ्रेट इस सेंस में है क्योंकि श्रीलंका के साथ भारत का ऐतिहासिक रूप से संबंध अच्छा रहा। अगर आपके मैप में श्रीलंका है तो याद रखिएगा, श्रीलंका का जो उत्तरी इलाका है, उत्तरी पूर्वी इलाका, श्रीलंका में सारे बौद्ध धर्म के मानने वाले लोग हैं, लेकिन जो नॉर्थ ईस्ट का इलाका है वहां पर एक तमिल एथनिक ग्रुप रहता। वो लंबे समय से श्रीलंका से अपनी आजादी की मांग को लेकर के आंदोलन करता है। 80 के दशक में ये आंदोलन तेज हो जाता है। श्रीलंका और भारत के साथ संबंध अच्छे होते हैं। श्रीलंका भारत इस मुद्दे पर मिलकर इसका सॉल्यूशन निकालने का प्रयास करते हैं। राजीव गांधी की सत्ता होती है दिल्ली में, भारत से शांति सेना जाता है और श्रीलंका के सेना के साथ मिल करके शांति बहाल करने का प्रयास करता है। उस समय प्रभाकरन उस संगठन के नेता होते हैं। लिट्टे नाम का एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, दुनिया ने उस संगठन को आतंकीवादी संगठन की सूची में रखा, बट वो अपनी आजादी के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं ऐसा कहते हैं। वहां पर ढेर सारा हिंसा फैलाते हैं स्वतंत्रता की लड़ाई के नाम पर। और भारत के सैनिक जब श्रीलंका के सैनिकों के साथ मिलकर के इसको सॉर्ट आउट करने का प्रयास करते हैं तो तमिलों को बुरा लगता है और उसी लिट्टे के सदस्यों द्वारा राजीव गांधी की हत्या कर दी जाती है। मतलब श्रीलंका के साथ भारत खड़ा रहा है और श्रीलंका के साथ भारत के अच्छे संबंध शुरू से रहे। का उतार चढ़ाव तो होते रहता है, लेकिन श्रीलंका विकास की प्रक्रिया में कहीं ना कहीं पीछे था। इसलिए श्रीलंका को विकास को गति देने के लिए फंड चाहिए होता है। और 14 में सितंबर 2014 में हमारे शी जिनपिंग जी पहुंचते हैं और उनसे फंड की डिमांड करते हैं, उनसे फंड देने का वादा करते हैं। वो कहते हैं कि भाई मैं एक बड़ा प्रोजेक्ट लेके चल रहा हूं जहां दुनिया के देशों का भी विकास होगा, वो BOR BRI, मैं आपके यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करूंगा, आपके बंदरगाह को डेवलप करूंगा, आपके जितने भी अंदर में ढेर सारा इन्वेस्टमेंट होगा, इससे आपका विकास तीव्र होगा, आप इस प्रोजेक्ट में शामिल होइए। वो श्रीलंका को प्रोजेक्ट में शामिल कर लेते हैं सितंबर 2014 को। ये हम्बनटोटा प्रोजेक्ट के नाम पर एक समझौता होता है, एक एग्रीमेंट होता है और श्रीलंका चीन के साथ जुड़ जाता है। श्रीलंका को फंड चाहिए था, हालांकि भारत के लिए यह एक खतरा है। भारत इसको खतरा समझता है क्योंकि ऑलरेडी पाकिस्तान के साथ चाइना ऐसा कर चुका है। भारत को लगता है कि हमारा पड़ोसी देश हमारे हाथों से निकल रहा है, बट भारत कर क्या सकता है क्योंकि वहां पर भी पॉलिटिक्स होती है श्रीलंका की आपस की। कुछ लोग इस निर्णय का विरोध करते हैं तो कुछ लोग समर्थन करते हैं। सरकार कहती है भाई फंड आएगा, डेवलपमेंट होगा, तो धीरे धीरे श्रीलंका चीन के जाल में फंसता चला जाता है। इनका ढेर सारा इन्वेस्टमेंट होता है और इसी प्रक्रिया में मई 2021 में श्रीलंका में कोलंबो पोर्ट सिटी के निर्माण के लिए एक कंपनी के साथ समझौता होता है। चाइना कहता है कि श्रीलंका जिस तरीके से हांगकांग है, जिस तरीके से दुबई है, जिस तरीके से सिंगापुर है, सिंगापुर आपके बलक्का स्टेट में है, मैप में आपको मैंने दिखाया है, उसी तरीके से मैं श्रीलंका के इस कोलंबो पोर्ट को एक शहर के रूप में डेवलप करूंगा। इस रास्ते से ही सारे के सारे व्यापारिक मार्ग हैं, व्यापार होते हैं, सारे के सारे व्यापार इसी रास्ते जाते हैं। ये हब बन जाएगा हांगकांग की तरह। श्रीलंका को भी ये सपने बड़े अच्छे लगे। उसको लगा कि भारत हमारे डेवलपमेंट से जल रहा है, भारत नहीं चाहता है कि चाइना इन्वेस्ट करे, हम जीवन भर गरीब बने रहे। टेस्ट 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 श्रीलंका चीन की बात को मानता चला जाता है। श्रीलंका धीरे धीरे चीन के जाल, कर्ज के जाल में फंस चुका है। और आपने सुना होगा कि 2020 में श्रीलंका में क्राइसिस आती है,
2021, 20, 22 में आते आते श्रीलंका का पूरी इकोनॉमी तहस नहस हो जाती है। श्रीलंका का ये आर्थिक संकट कहा जाता है, बहुत बुरी हालत होती है। और जब बुरी हालत होती है तब श्रीलंका की आंखें खुलती है। श्रीलंका में 800 रुपए किलो दूध बिकने लगता है। महंगाई इतनी बढ़ जाती है, मुद्रास्फीति इतनी ज्यादा हो जाती है, तब जाकर के श्रीलंका के लोगों को लगता है कि नहीं, चीन के हम चक्रव्यूह में फंस चुके हैं। और वैसे समय में भारत खड़ा होता है और भारत फिर से श्रीलंका को अपने खेमे में लाने का प्रयास करता है। ऐसे मौके पर $4 अरब की सहायता भारत करता है श्रीलंका को। हम प्रबंधन में पढ़ेंगे कि भारत सरकार ने ऐसे मौके पर क्या क्या किया। तो इस तरीके से अब हम चुनौतियां पढ़ रहे हैं, तो चीन का श्रीलंका में इस तरीके से प्रवेश सुनिश्चित होता है और धीरे धीरे विभिन्न समझौता के माध्यम से चीन श्रीलंका को अपने कर्ज जाल में फंसाता चला जाता है। टारगेट है किसी न किसी रूप में अपनी सैन्य उपस्थिति को बढ़ाना। 16 अगस्त 2022 को हम्बनटोटा बंदरगाह पर चीन का एक जासूसी जहाज आकर के रुकता है और चीन एंट्री दे देता है। समझौता में फंसा हुआ है, लेकिन भारत के लिए सुरक्षा चुनौती है, थ्रेट्स है। हमारे कान खड़े हो गए, ये क्यों यहां आ गया, ये क्या क्या कर रहा है। इस तरीके से चीन की श्रीलंका में उपस्थिति सुनिश्चित होती है, जो हमारे लिए सुरक्षा चुनौती। अब हम आते हैं श्रीलंका से थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, पूरा का पूरा हिंद महासागर में। तो समुद्री डकैती के नाम पर भी चाइना हिंद महासागर में ढेर सारे अपने सैनिकों की उपस्थिति को सुनिश्चित करता है, पनडुब्बी को सुनिश्चित करता है, परमाणु मिसाइल वाली पनडुब्बी को वहां पर लाकर के तैनात कर देता है। चाइना कहता है कि भाई मैं अपने जहाजों को समुद्री डाकुओं से सुरक्षा करने के लिए लाया हूं। ये बहाना है एक बहुत बड़ा। अब जब चीन की परमाणु मिसाइल वाली पनडुब्बी हिंद महासागर में तैरने लगे, चीन के युद्धपोत हिंद महासागर में तैरने लगे, इस बात को लेकर के कि मैं इसलिए लाया हूं कि चूंकि यहां पर तैरने पर रुकने के लिए, तेल भरवाने के लिए जगह चाहिए, तो चीन ने श्रीलंका को रख ही लिया है अपने साथ कि तेल भरवा लेंगे रुक करके। मालदीव को धीरे धीरे अपने ग्रिप में फंसाता चला गया। इस तरीके से यहां पर उपस्थिति और बढ़ती है। 14 से मैं इस एपिसोड को शुरू करता हूं। 14 में चीन द्वारा समुद्री डाकुओं को रोकने के बहाने हिंद महासागर में संघ श्रेणी की परमाणु मिसाइल वाले पनडुब्बी की तैनाती की जाती है और धीरे धीरे इन क्षेत्रों में वो नेवल बेस बनाने का काम शुरू करता है। दिसंबर 2017 में समुद्री लूट को रोकने के बहाने चीन की ढेर सारी पनडुब्बियां और युद्धपोतों की गतिविधियां बढ़ती है हमारे इलाके में। कल तक जो हम अपने तटीय क्षेत्र की तरफ बिल्कुल ध्यान ही नहीं देते थे, लगता था कि तटीय क्षेत्र में हमारी कोई सुरक्षा चुनौती नहीं है। मालदीव के साथ हमारे संबंध बहुत अच्छे थे, श्रीलंका के साथ हमारे संबंध बहुत अच्छे थे, तो चिंता किस बात की। पाकिस्तान का सीमावर्ती क्षेत्र था जो हमारे लिए टेंशन था, इधर चीन के साथ थोड़ा टेंशन बढ़ा था। लेकिन हाल के वर्षों में हमारा तटीय क्षेत्र भी कई तरह की सुरक्षा चुनौतियों को झेलना शुरू कर दिया है और इन चुनौतियों में ये बहुत बड़ी चुनौती है। जब हमारे तटीय क्षेत्र के समुद्र से इस तरह की चीन की पनडुब्बियां घूमने लगे, युद्धपोत घूमने लगे, परमाणु मिसाइल वाली पनडुब्बियां चक्कर लगाने लगे लगातार, तो निश्चित तौर पर हमारे लिए टेंशन बढ़ेगा। आप अगर अपने घर में रह रहे हो, आपके पड़ोसी के साथ दुश्मनी है, भयानक दुश्मनी, और वहां पर पड़ोसी के कोई जानने वाले या जो दुश्मन जो आपका है वो आपके घर के अगल बगल किसी से आपकी बहुत बड़ी दुश्मनी है और वो हथियार लेके आपके घर पर टहलने लगे, बोले कि बस ऐसे ही टहल रहे हैं, बोले कि यहां पर मैंने एक खेत खरीद लिया है, उसी खेत की देखरेख में मैं हथियार लेके टहल रहा हूं, आपका टेंशन बढ़ेगा। आप भी 2-4 हथियार लाओगे घर में अपनी सुरक्षा के लिए। ऐसा शुरू हो गया। सितंबर 2019 में चीन के 7 जंगी जहाज हिंद महासागर में मौजूद थे। 19 की बात मैं बता रहा हूं। 27,000 टन वजनी विमान वाहक युद्धपोत जियान भी इसमें शामिल था। जियान 32, ये जियान 32 है। इतने बड़े बड़े युद्धपोत लाने की क्या जरूरत है यार। समुद्री लूट को रोकने के लिए कोई लॉजिक नहीं बनता। बड़ा क्लियर एजेंडा है चाइना का हिंद महासागर में अपने वर्चस्व को स्थापित करना,
अपनी डोमिनेंसी को स्थापित करना। अमेरिका के पेंटागन ने इस बात को बिल्कुल क्लियर कर दिया। अगर समुद्री सीमा का सुरक्षा करना है तो हमें इन सब चीजों को ध्यान में रख करके अपना प्रबंधन व्यवस्था करनी होगी। अगस्त 2022 में हिंद महासागर में चीन की फिर से निगरानी जहाज यान वांग 5 तथा यान वांग 6 की उपस्थिति होती है, और इन दोनों की उपस्थिति के कारण बच्चा हमें अपना मिसाइल परीक्षण रोकना पड़ता है। ये हमारे लिए तनाव का स्थिति है। भारत को अपना मिसाइल परीक्षण स्थगित करना पड़ा। फिर दिसंबर 2022 को चीन का जासूसी जहाज फिर से यांग वांग 5 हमारे हिंद महासागर क्षेत्र में दाखिल होता है। ये हमारे भारत के नजदीक आ जाता है। भारत के नजदीक आता है तो भारत विरोध करता है। भारत के नौसैनिक इसका विरोध करते हैं और फिर इस पोत को अपने सीमा से बाहर निकाला जाता है। बार बार चीन कहता रहा है कि हम समुद्री कानून को नहीं मानते, हम यूएन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सी को नहीं मानते, और यही कह करके वो दक्षिण चीन सागर में एक विवाद को जन्म दिए। चीन ने यहां पर भी अपनी दबंगई शुरू करता। मैं आपको जब पीडीएफ दूंगा तो इसमें मैंने दिखा दिया है कि कब कब कौन कौन युद्धपोत जहाज चीन का हमारे इलाके में आया, हमारे क्षेत्र में आया, हिंद महासागर में। इसके बाद अगला एपिसोड मैं मालदीव लेकर के चलता हूं और दिखाता हूं कि मालदीव में भी चीन, जिसको ड्रैगन कहा जाता है, कैसे चीन की एंट्री संभव होती है। मालदीव एक द्वीपीय देश है। मालदीव को मैप में मैं आपको दिखा चुका हूं बच्चा। और मालदीव विश्व का सबसे कम समुद्र तल से उभरा हुआ द्वीप है। जो यहां पर ढेर सारे द्वीप समूह है, मैंने आपको बताया भी था कि यहां पर 1192 1192 द्वीप है, और इसमें से केवल 200 द्वीप पे ही आबादी रहती है। बाकी सारे के सारे द्वीप मानव रहित है, छोटे छोटे द्वीप है, मानव रहित है। एक द्वीप से उस द्वीप पर लोग जाते हैं, बट जाके फिर आ जाते। वहां का समुद्र देखोगे, अगर यूट्यूब देखते हो, गूगल में देखते हो, वहां का अगर मैप देखना चाहोगे तो देखोगे बहुत ढेर सारे रिजॉर्ट बने हुए हैं, बढ़िया बढ़िया, क्योंकि नेचर ने उसको खूबसूरती दी है। और ढेर सारे लोग वहां पर टूरिस्ट के रूप में जाते हैं। प्रति वर्ष एक बहुत बेहतरीन टूरिस्ट डेस्टिनेशन माना जाता है। और पूरे के पूरे मालदीव की इकोनॉमी इसी टूरिज्म पे बेस्ड है। मालदीव एक मुस्लिम कंट्री है। मालदीव में मुस्लिम पॉपुलेशन ही है, और कोई धर्म के मानने वाले लोग नहीं रहते हैं। यहां का नियम है कि अन्य धर्म के लोगों को सिटीजनशिप दिया ही नहीं जाता है, ओनली मुस्लिम। मालदीव 1965 में आजाद हुआ। श्रीलंका 1948 में अंग्रेजों से आजाद हुआ। श्रीलंका भी अंग्रेजों के शासन के अधीन था भारत की तरह, और मालदीव भी अंग्रेजों के शासन के अधीन था भारत की तरह, बट मालदीव को आजादी 1965 में मिली। 1978 में वहां एक शासक हुए, अब्दुल गयूम, नाम आपने सुना होगा शायद। अब्दुल गयूम 30 साल तक मालदीव के शासक रहे, राष्ट्रपति रहे। लोकतांत्रिक प्रक्रिया वहां बहाल हुई थी, और 1978 से 2008 तक ये वहां पर रहे, और उनके पीरियड में भारत के साथ मालदीव के संबंध बहुत अच्छे रहे। भारत के टूरिस्ट लोग ढेर सारे मालदीव जाते हैं। कई मामलों में भारत मालदीव की मदद करता है। तटीय सुरक्षा में भी भारत की सेना मालदीव की मदद करती है। 2008 में
अब्दुल गयूम को मारने की साजिश रची जाती है। इमीडिएट खबर भारत के पास आती है, भारत के सैनिक इमीडिएट पहुंचते हैं, बहुत दूर नहीं है, और पहुंच करके और अब्दुल गयूम को बचाते हैं। अब्दुल गयूम को अपने घर को छोड़कर भागना पड़ता है, आप समझ सकते हो। फिर वहां पर लोकतंत्र बहाल होती है कालांतर में, धीरे 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 धीरे। पर धीरे धीरे 2000 के बाद आते आते बच्चा, जब पूरी दुनिया में इस्लामिक फंडामेंटलिज्म और टेररिज्म का उभार होता है, वहां पर भी एक एक गुट जो है फंडामेंटलिस्ट गुट के रूप में उभर कर सामने आता है। आपके सामने दो ऐसे कंट्री है, बांग्लादेश और मालदीव, दोनों मुस्लिम कंट्री है, और दोनों ही जगहों पर दो ग्रुप है। एक ग्रुप मुस्लिम कट्टरपंथी का है, जो ग्रुप मुस्लिम कट्टरपंथी का है पाकिस्तान समर्थक है, चाइना समर्थक है, भारत विरोधी है। और जो लिबरल सोच वाला है मुस्लिम, वो भारत का समर्थक है। इसलिए जब लिबरल सोच वाले मुस्लिम की सरकार वहां पर आती है, पार्टी की सरकार आती है, तो भारत के साथ संबंध अच्छे रहते हैं। और जो कट्टरपंथियों की सरकार अगर आ जाती है तो भारत के संबंध बुरे हो जाते हैं। सेम कहानी आपकी बांग्लादेश में, मैंने बताया था आपको कि खालिदा जिया जब सत्ता में आती है तो भारत बांग्लादेश के संबंध खराब हो जाते हैं। और जब वर्तमान में जो शेख हसीना की सरकार आती है, जो भी फिर से बनी है प्रधानमंत्री, भारत के साथ संबंध अच्छे हो जाते हैं। यही सीन मालदीव में भी चलता रहता है बच्चा। अब्दुल गयूम के बाद वर्तमान की हम हालात देखें तो दो रहे, 2013 से लेकर के 2018 तक एंटी इंडियन गवर्नमेंट वहां पर रही, जो मुस्लिम कट्टरपंथीता को बढ़ावा देती रही। उस सरकार को वहां के मुस्लिम कट्टरपंथियों का समर्थन था। यामीन, अब्दुल्ला यामीन की सरकार रही। 18 से लेकर 2023 तक फिर से अब्दुल गयूम वाली सरकार आती है। अब्दुल गयूम नहीं होते हैं, लेकिन इब्राहिम मोहम्मद सालेह यामीन, मैंने एक नाम लिया बच्चा, गयूम। और गयूम को रिप्रेजेंट कौन करते हैं? सालेह। और दूसरा गुट है कट्टरपंथियों का, और कट्टरपंथियों के गुट को कौन सारे करते हैं? यामीन। यामीन की सरकार होती है 2013 से 2018 तक, और फिर 18 में सालेह की जीत होती है 2018 से 2023 तक। और फिर 2023 में जो अभी चुनाव होता है, और इस चुनाव में कौन जीतता है बच्चा? 2023 में मुइजू मुइजू और मुइजू सालेह गुट के नहीं है, मुइजू अब्दुल्ला यामीन गुट के हैं, यानी कट्टरपंथी गुट के। अब मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि गयूम के काल में भारत के साथ मालदीव के संबंध बहुत अच्छे रहे। जब अब्दुल्ला यामीन आते हैं तो यामीन के पीरियड में भारत के साथ संबंध बहुत खराब होते हैं, और फिर जब सालेह आते हैं तो भारत के साथ 2018 से 2023 तक फिर से संबंध अच्छे हो जाते हैं मालदीव के साथ। क्लियर? और फिर अभी बार बार आपको सुनने को, अखबारों में पढ़ने को मिल रहा है कि मुइजू की जब सरकार आई, भारत के साथ संबंध फिर से खराब हो गए। चीन के साथ संबंध वहां बढ़िया हो गए हैं, पाकिस्तान के साथ संबंध बढ़िया हो गए। जब से मुइजू की सरकार आई है, चीन के साथ ढेर सारे उसने समझौते पर हस्ताक्षर कर लिए, भारत के खिलाफ उसने बोला, जिसके काउंटर में हमारे प्रधानमंत्री को लक्षद्वीप को टूरिस्ट डेस्टिनेशन के रूप में डेवलप करने की बात करनी पड़ी। लगातार आप न्यूज में सुन रहे होंगे। एक ब्रीफ मैंने आपको मालदीव के बारे में दे दिया। 2013 से 2018 तक में चाइना की यहां उपस्थिति बढ़नी शुरू हो जाती है। चाइना यहां चला जाता है, और चाइना जाकर के यहां पर ढेर सारे समझौता करता है। और समझौता करके
इनको बीआरआई में शामिल करने का प्रयास करता है, यहां इन्वेस्टमेंट करना, यहां पर बहुत सारी चीजें, और ये हमारे भारत के लिए सिक्योरिटी थ्रेट्स होता है। 2016 13 से 18 तक यामीन की सरकार होती है। 16 में मालदीव में चीन, मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल्ला यामीन ने अपने कार्यकाल के दौरान 16 में हाइड्रोफिनिल द्वीप समेत 16 द्वीपों को 50 साल के लिए चीनी कंपनियों को लीज पे दे देते। 50 साल के लिए ये लीज पे दे दिया जाता है द्वीप को, 16 द्वीप को। इस द्वीप में चाइना चाहे कुछ भी करे, ये हमारे लिए गड़बड़ है। और इस बीच और सारा प्रवेश सुनिश्चित होता है मालदीव में चीन की, मालदीव के डेवलपमेंट के नाम पर, और वो सरकार हमारे विरोध में खड़ी हो जाती है। फिर से 2018 में जब पुनः सालेह की सरकार आती है, तो भारत फिर वहां पर अपनी उपस्थिति को ठीक करने का प्रयास करता है। भारत फिर से मालदीव पहुंचता है, मालदीव के साथ ढेर सारे समझौते होते हैं, भारत की वहां पर उपस्थिति होती है, और भारतीय सैनिक मालदीव में विद्यमान होते। मालदीव के सैनिकों को भारत जो है, सालेह के काल में भारत समझौता करता है न्यूट्रलाइज करने के लिए चाइना को, कि मालदीव के सैनिकों को भारतीय सैनिक ट्रेन करेंगे, ट्रेनिंग देंगे। भारत और मालदीव मिल करके मालदीव के समुद्र तटीय इलाके की मिलकर रक्षा करेंगे, निगरानी करेंगे। भारत की नौसेना और मालदीव की नौसेना, कहीं ना कहीं इस बहाने भारत मालदीव में अपने सैन्य उपस्थिति को सुनिश्चित करने का प्रयास करता है। मालदीव में सेना आ जाती है। 23 में वहां फिर से चुनाव का माहौल होता है, और जब 23 में चुनाव का माहौल होता है तो 22 में ही यामीन, जो भारत विरोधी है, यामीन वहां एक अभियान चलाता है बच्चा, इंडिया आउट अभियान। अभी हाल में मैं पढ़ रहा था, अभी 2-4 दिनों में बांग्लादेश में शुरू हो गया है इंडिया आउट अभियान। मैंने आपको बताया था कि बांग्लादेश में अभी हाल ही में चुनाव हुआ, फिर से शेख हसीना मुख्य प्रधानमंत्री बनी, नरेंद्र मोदी जी ने बधाई दी। इस चुनाव में विपक्षी दल भाग नहीं लिए थे, खालिदा जिया की पार्टी भाग नहीं ली थी। ये सारे विपक्षी नेताओं को जेल में बंद किया गया था, इसलिए खालिदा जिया और विपक्षी दलों ने इस चुनाव पर प्रश्न खड़ा किया, इस चुनाव का विरोध किया। गलत तरीके से चुनाव हुआ है, और वहां पर कट्टरपंथियों का एक तबका फिर से खड़ा हो गया है, और वो कह रहा है कि जानबूझ के भारत ने इनको जिताने का प्रयास किया। भारत बांग्लादेश में लोकतंत्र को खत्म करना चाहता है। भारत बांग्लादेश में ऐसे लोगों को जिताना चाहता है जो भारत के समर्थक हैं। और अभी भारत बांग्लादेश में इंडिया आउट अभियान शुरू हुआ, भारत भागो यहां से। उसी तरीके से 2022 में इंडिया आउट अभियान शुरू किया यामीन ने, और ढेर सारे जो कट्टरपंथी सोच वाली लोग हैं वो इसका समर्थन किया। 2023 में चुनाव होता है, और 23 में चुनाव के बाद मालदीव के राष्ट्रपति फिर से मोहम्मद मुइज़ु, फिर से नहीं, ये पहली बार बनते हैं, मोहम्मद मुइज़ु वहां के राष्ट्रपति बनते हैं। ये चीन समर्थक हैं, भारत विरोधी हैं। इन्हीं के द्वारा चलाया गया था इंडिया आउट, और जैसे ही ये बनते हैं, इनके मंत्रालय, मंत्रिमंडल के लोग, ढेर सारे लोग इंडिया के खिलाफ बयान देना शुरू करते हैं। आपने सुना होगा, ढेर सारे लोग इंडिया के खिलाफ बयान देना शुरू करते हैं। ये जैसे ही राष्ट्रपति बनते हैं, चीन के साथ ढेर सारे समझौते पर हस्ताक्षर करते हैं। ये राष्ट्रपति बनते ही 10 जनवरी 2024 को बीजिंग में जाते हैं, और वहां पर 20 समझौते पर चीन के साथ हस्ताक्षर होता है। और ये अब हमारे लिए और सिक्योरिटी थ्रेट्स है। सोचो, चीन इस तरह से बढ़ रहा है, ये हमारे हिंद महासागर में भारत के लिए सुरक्षा चिंता का विषय होता है। ये 10 जनवरी 2000 की बात है। 15 जनवरी 2024 को मुइज़ु कहते हैं भारत से इंडिया आउट अभियान के तहत कि भारत में जितने भी सैनिक हैं, भारत के मालदीव में भारत के जितने भी सैनिक गए हैं, 15 मार्च तक देश छोड़ दे। भारत ने कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हमें क्या मतलब, 15 मार्च तक देश छोड़ दे। सोचो, इस लेवल पर आ गई। तब जाके गुस्से में हमारे प्रधानमंत्री जी ने लक्षद्वीप को फोकस किया। भारत के हजारों पर्यटकों ने मालदीव जाने वाले प्लेन पर से अपना टिकट कैंसिल करवा लिया। आपने सुना होगा, जिससे मालदीव घबराया। उसे लगा कि भाई 142 करोड़ आबादी बगल में इंडिया में है,
और यहां के ढेर सारे लोग वहां पर पर्यटक बन के जाते हैं। एक अच्छा खासा इनकम, पूरी इकोनॉमी टिकी हुई है। अगर इंडिया इस तरह से बायकॉट कर दे, लक्षद्वीप को मालदीव की तरह, अगर लक्षद्वीप में भी संभावना है, पोटेंशियल है, अगर वहां पर भी इस तरह की चीजें डेवलप कर दी जाए तो फिर कोई नहीं जाएगा मालदीव में। हालांकि चीजों को रफू करने का प्रयास किया गया, लेकिन ये तो क्लियर है कि जब वहां पर चीन समर्थक सरकार है तो चीन के साथ उसके समझौते बढ़ चढ़ के होंगे। 4 मार्च, इसी महीने 4 मार्च 2024 को बच्चा, 4 मार्च 2024 को फिर से मालदीव और चीन के बीच एक बड़े समझौते पर हस्ताक्षर हुआ है। और आपको आश्चर्य होगा, इंडिया आउट अभियान 15 जनवरी 2024, 4 मार्च 2024 को एक सैन्य समझौते पर हस्ताक्षर हुआ। अभी तक इस समझौते में क्या है ये क्लियर नहीं है, लेकिन जितने भी विशेषज्ञ हैं वो कह रहे हैं कि इस समझौते के द्वारा चाइना मालदीव में अपना नेवल बेस बनाने की पूरी तैयारी में है। मालदीव में अपने सैन्य उपस्थिति को सुनिश्चित करना और अपना नौसैनिक बेड़ा मालदीव में बनाने की तैयारी में है। आप कल्पना करो कि अगर नौसैनिक बेड़ा मालदीव में बन गया, अभी तो श्रीलंका में हम चीन को न्यूट्रलाइज कर दिए हैं। श्रीलंका में अगर आर्थिक संकट नहीं आता तो शायद वो चीन के इस घेरेबंदी को नहीं समझ पाता। हमने श्रीलंका को ढेर सारा पैसा दिया, ढेर सारे चीन से लिए गए कर्ज का ईएमआई श्रीलंका ने दिया। आपको पूरी कहानी मैं बता चुका हूं। म्यांमार में, भूटान में, देख ही रहे हो, नेपाल में कहानी मैंने बताया, बांग्लादेश में, श्रीलंका में। हालांकि बहुत सारी बातें हमारे आईआर के बच्चे जान चुके हैं, पढ़े हुए हैं, वो जिन्होंने आईआर पढ़ दिया। मैं तो केवल उसका जो सुरक्षा वाला संदर्भ है उसकी चर्चा कर, मैं उस पर फोकस्ड हूं। ये कहानी है बच्चा आपका मालदीव का, और ये समझौता हमारे लिए खतरनाक है। फरवरी 2024 में एक चीनी शोध जहाज जियांग यांग होंग 3 हिंद महासागर में, मालदीव में पहुंचा। ये हमारे लिए सिक्योरिटी थ्रेट्स है, लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि ये जहाज जो है पहले श्रीलंका आया था। भारत ने प्रयास किया, नरेंद्र मोदी जी ने श्रीलंका पर दबाव बनाया, अमेरिका से दबाव बनवाया। दबाव बनाने का रिजल्ट क्या हुआ, ये प्रबंधन में हम देखेंगे। श्रीलंका ने चीनी जहाजों को श्रीलंका के बंदरगाह पर 1 वर्ष तक ठहरने पर प्रतिबंध लगा दिया। ये हमारी उपलब्धि कही जाएगी ना, कि हमने वहां चीन को न्यूट्रलाइज करने के प्रयास में सफल रहे काफी हद तक। इसलिए इस जहाज को श्रीलंका में रुकने की अनुमति नहीं दी गई और यह जहाज वहां से सीधे आगे बढ़ा और मालदीव पहुंच गया। बट मालदीव पहुंचा, मालदीव खड़ा हुआ, यह हमारे लिए सुरक्षा चिंता का विषय है। कहा जा रहा है कि ये शोध के लिए जहाज आया है, हम मानते हैं कि यह जासूसी के लिए जहाज आया है। अगर हिंद महासागर के तट के अंदर क्या क्या खनिज संपदा है, अगर ऐसा भी खोज कर रहा, हमारे लिए खतरा है, क्योंकि वो क्यों करेगा। हिंद महासागर में चीन की उपस्थिति मैं आपको मालदीव तक पहुंचा दिया बच्चा। अब हम सीधे मालदीव से उत्तर की तरफ बढ़ते हैं, पाकिस्तान की तरफ बढ़ते हैं। पाकिस्तान के साथ जो समझौता हुआ है आप देख चुके हो, पाकिस्तान के बारे में कहानी बता चुका हूं। भारत के साथ पाकिस्तान के कितने मधुर संबंध है ये भी मैं बता चुका हूं। पाकिस्तान में ग्वादर बंदरगाह को चीन डेवलप कर रहा है अपने सीपेक के तहत, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के तहत, ये भी मैं आपको बता चुका हूं। बट चाइना अब ग्वादर पर बहुत सारी चीजें, बहुत सारी एक्टिविटीज को बढ़ाने में लगा हुआ है। उसी एक्टिविटीज का एक नमूना आपके सामने मैं दिखा रहा हूं। जनवरी 2018 को चीन की पाकिस्तान के साथ 1500 किलोमीटर तक परमाणु हथियार वाली क्रूज मिसाइल दागने वाली पनडुब्बी के निर्माण का काम प्रारंभ होता है, एग्रीमेंट होता है उसके तहत। यानी यहां पर पनडुब्बी बनाई जाएगी पाकिस्तान के साथ मिलकर के। वो पनडुब्बी होगी जिसमें क्रूज मिसाइल लगा होगा। कौन वाला क्रूज मिसाइल? परमाणु हथियार ले जाने वाला क्रूज मिसाइल। मिसाइल हो गया, उस पर परमाणु हथियार ले जाने वाला क्रूज मिसाइल होगा।
और उस क्रूज मिसाइल की तैनाती किस पर होगी? उस पनडुब्बी में होगी। पनडुब्बी से वो क्रूज मिसाइल छोड़ा जाएगा। वैसी पनडुब्बी का निर्माण किया जा रहा है। उसकी मारक क्षमता कितनी होगी बच्चा? 1500 किलोमीटर तक। 1500 किलोमीटर तक। उसकी तैनाती कहां होगी? ग्वादर में होगी। उसकी तैनाती ग्वादर में होगी। और ग्वादर आप देख रहे हो, अगर ग्वादर से हम दिल्ली को टारगेट करते हैं बच्चा, तो लगभग 1500 किलोमीटर का रेंज आता है। अगर दिल्ली की तरफ मुंह करके तैनाती कर दी जाए तो निश्चित रूप से हमारा दिल्ली खतरे में है, हमारा मुंबई खतरे में है, गुजरात के हमारे बहुत सारे इलाके खतरे में हैं। और चीन ने इस तरीके से ग्वादर में भी अपनी उपस्थिति को बढ़ाने का प्रयास किया। लोग कह रहे हैं कि यहां पर वो नेवल बेस बनाने के जुगाड़ में है। नवंबर 2023 में फिर से एक समझौता होता है पाकिस्तान के बीच। कराची पोर्ट पर चीन और पाकिस्तान का संयुक्त नौसैनिक युद्धाभ्यास होता है। इसको नाम दिया जाता है द सी गार्जियन 3। सी गार्डियन 3। ये युद्धाभ्यास भी कहीं ना कहीं चीन की उपस्थिति को दर्शाता है और लोगों का अनुमान है कि चीन ग्वादर पर अपना नेवल बेस बनाने की तैयारी में है। पाकिस्तान अनुमति देता है, नहीं देता है, क्या है, बट पाकिस्तान को, लोगों का कहना है कि जब पाकिस्तान को वो चंगुल में ले लेगा तो पाकिस्तान को मानना पड़ेगा, कोई उपाय नहीं होगा। इस तरीके से चाइना का पाकिस्तान के क्षेत्र में भी उपस्थिति, अरब सागर जिसको आप कहते हो। अब वहीं पर बगल में चले आओ ईरान में। हम लोगों ने पीछे पढ़ा था कि जब ग्वादर में चीन की उपस्थिति हुई तो हमने काउंटर किया ईरान के साथ, और ईरान में चाबाहार बंदरगाह को डेवलप करने का कॉन्ट्रैक्ट भारत ने दिया कि चाबाहार बंदरगाह को भारत डेवलप करेगा। फिर ईरान से, चाबाहार से जरांज तक, जरांज एक जगह है बच्चा अफगानिस्तान में, वहां तक सड़क बनाएगा, और जरांज से काबुल तक सड़क, और वहां पर एक रिंग रोड है, वहां तक जाएगा। ऐसे भारत ने ईरान के साथ समझौता किया। अब अगर थोड़ा सा आईआर पढ़ चुके होंगे तो मैं थोड़ा ब्रीफ यहां पर एक चीज करना चाहूंगा बच्चा, जो मैं बता चुका हूं कि कैसे 1979-80 में अयातुल्ला खुमैनी के नेतृत्व में ईरान में बहुराष्ट्रीय कंपनियों को भगाने और रजा शाह का तख्ता पलट के लिए हिंसक आंदोलन होता है। और फिर रजा शाह का तख्ता पलट होता है और ईरान में अयातुल्ला खुमैनी के नेतृत्व में एक या इस्लामिक सरकार का गठन किया जाता है। राइट? भागता कौन है वहां से? पाकिस्तान नहीं, यूरोप के देश और अमेरिका। और इस कार्य में ईरान समर्थन ईरान को कौन करता है? क्योंकि वहां अमेरिका का वर्चस्व था। रूस। ध्यान से सुनो, रूस का अफगानिस्तान में अमेरिका के साथ लड़ाइयां चल रही थी वर्चस्व को लेकर के। रूस ने ईरान से अमेरिका और यूरोपीय देशों को भगाने के लिए काम किया। और उस समय भारत का अमेरिका के साथ उतने अच्छे संबंध नहीं थे। ईरान अमेरिका का दुश्मन और ईरान रूस का दोस्त। आज के पश्चिम एशिया के समीकरण में यही कहानी है। ईरान और अमेरिका की 36 का आंकड़ा है, इसलिए ईरान और इजराइल का भी 36 का आंकड़ा है। आजकल आप देख रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे मेरे साथ, ईरान और इजराइल में तनातनी हो रही है हमास पर, जो गाजा पट्टी पर जो आक्रमण हुआ है उसको लेकर के। ईरान और अमेरिका 36 का आंकड़ा, ईरान और रूस मोहब्बत, और हम तटस्थ थे, इसलिए ईरान के साथ हमारे संबंध अच्छे थे। और उस समय जब हमने ईरान के साथ चाबाहार समझौता किया, चाबाहार समझौता बच्चा ग्वादर के बाद हमने किया, तो कहा गया कि हमने ग्वादर को न्यूट्रलाइज करने का प्रयास किया। ग्वादर का एक काउंटर है हमारा चाबाहार प्रोजेक्ट। 2014 से लेकर के 2022-23 तक में काफी बदलाव आया। बदलाव ये आया कि हम अमेरिका के निकटतम होते चले गए। बदलाव ये आया कि हम अमेरिका के निकटतम होते चले गए।
बदलाव ये आया कि यूक्रेन युद्ध को लेकर के रूस और अमेरिका में और तनातनी बढ़ गई। रूस और यूरोपीय देशों में तनातनी बढ़ गई, रूस और अमेरिका में तनातनी बढ़ गई। बदलाव ये आया कि ऐसे कंडीशन में अमेरिका इजराइल के साथ मिलकर के, यूरोप, इजराइल, अमेरिका का खेमाबंदी हो गया। ईरान और रूस की खेमाबंदी हो गई, और ईरान और रूस की खेमाबंदी हो गई। हम अमेरिका के जब निकट गए तो चीन के साथ जो हमारी दुश्मनी है, चीन और रूस भाई भाई, तो चीन और ईरान की खेमेबंदी हो गई। अब एट प्रेजेंट हम भले अपने को तटस्थ और गुटनिरपेक्ष बनाने का प्रयास करें, लेकिन पश्चिम एशिया में ईरान, रूस और चाइना का गठबंधन मजबूत बन गया है। और हमने चाइना को ग्वादर में न्यूट्रलाइज करने के लिए चाबाहार प्रोजेक्ट पर साइन किया था। हालांकि हमने फिर से ईरान को साधने का प्रयास किया है, प्रबंधन में हम देखेंगे, लेकिन इस बीच ईरान और रूस नजदीक आए। ईरान और चीन, रूस नजदीक थे ही, चीन भी नजदीक आया। और कुछ जो घटनाएं हैं जो हमें चिंता देती है, वो घटनाएं हैं बच्चा मार्च 2021, चीन और ईरान के बीच एक रणनीतिक समझौते पर हस्ताक्षर होता है। रूस और ईरान तो था ही, चीन और ईरान के बीच एक रणनीतिक समझौते पर हस्ताक्षर होता है। इसमें आर्थिक समझौता भी शामिल है, सैन्य समझौता भी शामिल है, और सुरक्षा सहयोग भी शामिल है कि चाइना ईरान को सुरक्षा सहयोग भी देगा। मतलब हमारा पत्ता कटने वाला है। और इसके तहत 5,000 चीनी सैनिकों की बच्चा ईरान में तैनाती की जाती है। भारतीय हितों के लिए चिंता का विषय है। 5,000 चीनी सैनिकों को ईरान में तैनाती की जाती है। हम ग्वादर का काउंटर चाबाहार में देख रहे थे, ये तो उल्टा हो गया। इसने हमारे लिए चिंता को उत्पन्न किया। अंतरराष्ट्रीय संबंधों में कोई परमानेंट दोस्त और परमानेंट दुश्मन नहीं होता है, इसलिए हमेशा बच्चा संभावना बनी रहती है कि हम उनके साथ अपने संबंधों को ठीक करने का प्रयास करें। हम हार नहीं मानते हैं वहां पर। ये नहीं कि अब ईरान से हम बात नहीं करेंगे, जारी रहेगा। रथ चला परस्पर बात चली, समदम की टेढ़ी घात चली। आपने दिनकर जी की ये कविता पढ़ी होगी, रश्मिरथी से ली गई ये कविता है। बातचीत जारी रहनी चाहिए, बातचीत खत्म नहीं होनी चाहिए। बट कहीं ना कहीं ये घटना हमारे लिए सिक्योरिटी थ्रेट्स है बच्चा। जनवरी 2022 में चाबाहार बंदरगाह पर, जिसको हम अपना एकदम समझ रहे थे, ईरान, रूस और चीन मिलकर के, ये लोग मिलकर के नौसैनिक अभ्यास करते हैं, युद्ध अभ्यास करते हैं, देख रहे हो। और यहां पर युद्ध अभ्यास का मतलब है कि अरब सागर में युद्ध अभ्यास, गल्फ ऑफ ओमान में युद्ध अभ्यास, हिंद महासागर में, ये सिक्योरिटी थ्रेट्स है बच्चा हमारे लिए। हमने बहुत ख्वाब देख करके प्लान किया था। हमने चाबाहार बंदरगाह को डेवलप किया था, इस सोच के साथ डेवलप किया था कि यहीं पर बगल में ग्वादर है, हम इसका काउंटर बनेंगे। हमने यहां चाबाहार बंदरगाह में कांडला से सामान जाएगा हमारा, मुंबई से जाएगा, यहां से देखो जरांज, यह है दिस वन इज जरांज, जरांज तक सड़क बनेगा। और यहां से जरांज तक सड़क बनने के बाद में यहां से सड़क हम बनाएंगे, यहां से सड़क अफगानिस्तान बनाएगा, रेड कलर में है, और फिर यहां से सड़क के मार्ग से काबुल। और ये एक रिंग रोड है यहां पर, अगर हम रिंग रोड में मिल गए तो हम यहां से कहीं भी दूसरे देश में जा सकते हैं। एक हमने ग्रीन कॉरिडोर का प्रोजेक्ट लेकर के हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, उसकी चर्चा मैं करूंगा। आप देख रहे हो कि पूरे हिंद महासागर में घेराबंदी चल रही। तो चाबाहार हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण था, लेकिन वहां पर चीन की बढ़ती उपस्थिति ने, जबकि चीन को ही न्यूट्रलाइज करने के लिए हमने चाबाहार, ग्वादर में चीन को न्यूट्रलाइज करने के लिए हमने चाबाहार एग्रीमेंट पर साइन किया था ईरान के साथ मिलकर के। बट विश्व परिदृश्य बदलता रहता है, संबंधों की रूपरेखा बदलती रहती है, बदली फिर बदलेगी, आशावादी रहना है। इस तरह से चाइना
म्यांमार को, बांग्लादेश को, उधर इंडोनेशिया वगैरह को, श्रीलंका को, मालदीव को साध लिया है, यहां अपनी उपस्थिति को सुनिश्चित किया है। इधर पाकिस्तान में भी अपनी उपस्थिति को सुनिश्चित किया है। आप सोच सकते हो कि हमारे लिए सिक्योरिटी थ्रेट्स आए। और फिर चाइना एक और काम करता है, अपना एक सैन्य बेस, सेना का बेस बनाता है केनिया, जिबूटी में, केनिया में नहीं, जिबूटी में। अगर मैप में आपको दिखाई दे रहा होगा, ये यमन है, इसके ऊपर ओमान था, इसके ऊपर सऊदी अरबिया है, याद होगा। ये जो है वो गल्फ ऑफ अदन है, और गल्फ ऑफ अदन, अदन की खाड़ी जिसको हम कहते हैं, और यहीं से जा रही है और आगे जाके स्वेज नहर से भूमध्य सागर में चली जाती है। मैं दिमाग में मैं बैठा चुका हूं, आपको याद होगा। यही नीचे में सोमालिया है और ये जिबूटी है, ठीक है, ये जिबूटी है। और यहीं पर, यहां पर ये जिबूटी है, ये पूरा का पूरा। यहां पर चाइना ने अपना एक सैन्य बेस तैयार किया, उसके साथ समझौता किया, और समझौता करने के बाद उसने अपना वहां पर पूरा का पूरा सैनिकों का बेड़ा खड़ा कर दिया। ये देखो, इस तस्वीर में थोड़ी बहुत झलक दिखाई दे रही होगी। पूरा का पूरा सैनिकों का बेड़ा खड़ा कर दिया। आप समझ सकते हो हिंद महासागर में कैसे चीन अपनी डोमिनेंसी को एस्टेब्लिश कर रहा। इधर ऑलरेडी ये बहुत इंपॉर्टेंट जगह है बच्चा। ये जिस तरीके से मलक्का स्टेट है, उस तरीके से ये है इलाका। सारे जहाज इसी इलाके से आने जाने वाले हैं। अगर यहां पर इसका सैन्य बेस अड्डा बन जाता है, तो आप समझ सकते हो इस इलाके पर कितना बड़ा कंट्रोल होगा, क्योंकि चीन विश्व की महाशक्तियों में से एक है। सऊदी अरबिया के नीचे यमन है, यमन क्या कर लेगा? यहीं पर हुती रहते हैं, हुती लगातार यहां से आने वाले व्यापारिक जहाजों पर इस समय आक्रमण कर रहे हैं। आप लगातार पढ़ रहे होंगे इजराइल युद्ध वाली कहानी में। चीन, ईरान, अब यहां पर चीनी सैनिकों को कौन समर्थन देगा? हुती समर्थन देंगे यार, क्योंकि हुती सिया हैं। यमन में सुन्नियों की सरकार है, सुन्नियों के पक्ष में सऊदी अरबिया है, और सियाओं के पक्ष में ईरान सदैव रहा है। इसलिए जो ये सिया समूह होती है, इसके साथ ईरान के अच्छे संबंध है, और ईरान के साथ चीन के अच्छे संबंध है, तो स्वाभाविक सी बात है कि इंटरेस्ट सध जाएगा। इस तरीके से यहां पर इसने अपना सैन्य बेस बनाया, और फिर आगे अभी 2021 में इसने केनिया में, सोमालिया से और नीचे चले आओगे तो केनिया है, ये अफ्रीकन कंट्री है। केनिया के लामू में फिर वहां पर भी चीन ने अपना कॉन्ट्रैक्ट किया, समझौता किया। वही चीज बीआरआई में शामिल हो, पूरे शहर में, पूरे देश में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेंगे, विकास की गति को तीव्र कर देंगे। यहां पर हमारा एक बंदरगाह बनेगा जिसको हम डेवलप करेंगे। जहाज भी खड़ा होगा आकर के, तेल ले लेगा, पहले तो है कि खड़ा होगा, मालवाहक जहाज खड़ा होगा, फिर होगा कि युद्धपोत भी आएगा कभी समुद्री लूट आदि आदि के लिए, तो यहां पर तेल लेगा, ईंधन भरवाएगा। इसी बहाने धीरे 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 उंगली पकड़ते पकड़ते बांह पकड़ना श्रीलंका की स्ट्रेटेजी में शामिल है। उधर हमने जिबूटी की बात की, तो जिबूटी से और अंदर स्वेज नहर की तरफ बढ़ोगे तो वहीं पर सूडान है। सूडान को भी चाइना ने बीआरआई में शामिल कर लिया है, वहां पर भी अपनी उपस्थिति को दर्ज कर रहा। यह है आपका सोमालिया। सोमालिया से आप अगर दक्षिण की तरफ बढ़ते हो तो यहीं पर आपको मिलता है लामू, ठीक है। ये केनिया एक कंट्री है, इसी कंट्री में नीचे है लामू। लामू बंदरगाह को डेवलप कर रहा है चाइना। इस तरीके से बच्चा हिंद महासागर में चाइना ने अपनी उपस्थिति को पूरी तरह से पक्का कर लिया। क्लियर? अब कुछ और खतरे को हम देख सकते हैं, चाहे तो थोड़ा सा मैंने थोड़ा आपको आपके कंसेप्ट को और क्लियर करने का प्रयास यहां पर किया है। चारों तरफ अगर चीन घिर गया
हमारे लिए सुरक्षा चुनौती कहां कहां? आप यहां पर देखिए, मुंबई से ग्वादर 878 नॉटिकल माइल है। 878 नॉटिकल माइल का मतलब, समुद्री मील का मतलब होता है लगभग 1300 किलोमीटर। मुंबई से ग्वादर 1500 किलोमीटर मारक क्षमता वाली मिसाइल वहां तैनात होगी। मुंबई टारगेट में है बच्चा, आया ना? पहले दूरी देख लो, कराची, सब दूरियां ऊपर लिखी हुई है। अब डियागो गर्सिया की बात करें हम, तो डियागो गर्सिया, अभी तो अमेरिका के साथ संबंध हमारे अच्छे हैं, फिर भी यहां से दक्षिण के सारे एरिया रेंज में है, सबको खतरा है। और ये भारतीय परमाणु संयंत्र की सुरक्षा खतरे में है। हमारे जितने भी परमाणु संयंत्र है, एटॉमिक पावर स्टेशन जहां जहां है, सब टारगेट में है। क्योंकि अगर युद्ध की स्थिति होती है तो किसको टारगेट करेंगे? हमारे जितने भी परमाणु संयंत्र हैं उन्हीं को टारगेट करेंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा खतरनाक उनके लिए, सबसे ज्यादा उनके लिए, हमारे लिए इंपॉर्टेंट वही है। वो ध्वस्त होगा तो हमारे लिए बहुत नुकसान होगा। और हर परमाणु संयंत्र जो है उनके टारगेट में आ रहा है। देखते जाओ, ये हिंगी है म्यांमार वाला, यहां पर ग्वादर में चाइना आ गया, राइट? यहां पर अमेरिका है, चलो इसकी दूर की बात कर देते हैं, बट मान लो कि यहां बना लेता है अगर मालदीव में, तो काकरापार, तारापुर, कैगा, कुंदाकुलम, चेन्नई, कल्पाकम, ये सभी के सभी हमारे परमाणु संयंत्र हैं। और सारे के सारे परमाणु संयंत्र टारगेट में है। हिंगई से 34 किलोमीटर दूरी, 3400 किलोमीटर दूरी है। और इधर तो और नजदीक है। परमाणु संयंत्र की सुरक्षा खतरे में। नेक्स्ट, हमारे भारत के तटीय तेल परिशोधन स्थापनाएं खतरे में। अक्सर दुश्मन देश हमारे तेल परिशोधन के ऊपर टारगेट करके उड़ाएगा। वो उड़ाएगा तो अपने से पूरा का पूरा तेल उड़ जाएगा यार, अचानक विस्फोट होगा, मिसाइल वहीं दागेगा। भारत के प्रमुख तटीय तेल परिशोधन स्थापनाएं खतरे में। जहां जहां हमारे तेल परिशोधन स्थापनाएं हैं, विशाखापट्टनम में है, ये सारे की सारी जगह पर, चेन्नई, ये सब, मंगलुरु, कोच्चि, मुंबई, इधर से मुंबई को टारगेट ले लिया, उधर से उधर को टारगेट ले लिया, इधर से मालदीव से इधर को टारगेट ले लिया, बच्चा खतरे में। हमारे नौसैनिक अड्डा खतरे में, हमारे नौसैनिक अड्डा खतरे में। भारत में हमारे सबसे प्रमुख बात करें तो 5 नौसैनिक अड्डा है। हमारा हेडक्वार्टर दिल्ली में है बच्चा, और 5 नौसैनिक अड्डा है। पूर्वी तट पर 2 है, एक विशाखापट्टनम में है और एक पोर्ट ब्लेयर में है। पोर्ट ब्लेयर आप समझ रहे हो, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, पोर्ट ब्लेयर में है। और पश्चिमी तट पर 3 है, एक मुंबई में है, एक कारवार में है और एक कोच्चि में है। नौसैनिक अड्डा पर भी अटैक होगा, क्योंकि वो हमारा हाथ पांव है, वही ध्वस्त हो जाएगा तो फिर कोई क्या करेगा? भारत के नौसैनिक अड्डे खतरे में। हमें ध्यान रखना होगा कि इन जगहों पर हमारे दुश्मन देश, चीन हो या कोई, कितनी किलोमीटर मारक क्षमता वाली मिसाइल तैनात किए हुए है, कौन कौन सा हमारा महत्वपूर्ण इलाका टारगेट में है। ये जब तक हमको जानकारी नहीं होगी तब हम उसका काउंटर कैसे करेंगे? हमें भी उनकी तरफ मुंह करके अपना मिसाइल तैनात करना होगा। और हम डैमेज करेंगे तो हम उनके परमाणु संयंत्र को कैसे डैमेज कर सकते हैं? क्योंकि चीन तो ऊपर बैठा हुआ है। अभी अभी हमने पृथ्वी और तमाम तरह की अग्नि, तमाम तरह की मिसाइल डेवलप कर रहे हैं। हम लगातार ऐसी मिसाइल ला रहे हैं कि हम दिल्ली में तैनात करेंगे तो हम सीधे बीजिंग को खत्म करेंगे, चीन के बहुत महत्वपूर्ण स्थलों को खत्म करेंगे। हम टारगेट में मिसाइल को उधर की तरफ मुंह करके रख तो दें। ये प्रेशर पॉलिटिक्स होता है बच्चा, ताकि उनको भी दबाव रहे कि हम भी बटन दबाएंगे। आप देखो, नॉर्थ कोरिया का किम योंग जोंग, नाम सुना होगा आपने, मोटा सा नाटा सा आदमी, वो कहता है एकदम बटन लेके चलता है, बोला ज्यादा बोलोगे दबा देंगे, सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो हम भी अगर तैनात करके रखेंगे तो एक न्यूट्रलाइज करने के लिए, इसको हम कहते हैं न्यूट्रलाइज करना, तटस्थ कर देना,
करने के लिए सब चीजें काफी होती है, ये स्ट्रेटेजी होती है। हमारे जितने भी मेजर और इंटरमीडिएट सी पोर्ट्स है, जितने भी हमारे सी पोर्ट्स हैं, उनको खतरा। चीन की इस तरह की उपस्थिति और नेवल बेस बनाने से, अपने युद्धपोतों को रखने से हिंद महासागर में हमारे लिए सब सिक्योरिटी थ्रेट्स है बच्चा। और इसके बाद इधर 21 नवंबर 2022 को चीन ने एक और काम किया। वो काम है चीन अंतर्राष्ट्रीय विकास सहयोग एजेंसी। अंतर्राष्ट्रीय विकास सहयोग एजेंसी ये 2018 में गठित किया गया था। चीन ने जब बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को शुरू किया तो चीन ने एक अलग से अपनी एजेंसी बनाई जो अंतर्राष्ट्रीय विकास और सहयोग, इन्वेस्टमेंट, निवेश को रेगुलेट करती है। बीआरआई के तहत चीन जहां जहां जाता है, जिन जिन देशों में वो डेवलपमेंट के नाम पर इन्वेस्टमेंट करता है, सड़क बनवाता है, वहां इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करता है, इस सब को रेगुलेट करने वाली एजेंसी यही है। चीन अंतर्राष्ट्रीय विकास, चीन का अपना देश का विकास नहीं, हो कहता है इंटरनेशनल डेवलपमेंट सहयोग एजेंसी, अंतर्राष्ट्रीय विकास और निवेश एजेंसी भी इसको कहा जाता है। ठीक है। अब इस एजेंसी का जिन जिन देशों के साथ बीआरआई के तहत समझौता चीन ने किया है और जहां जहां यह चीन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में लगा हुआ है, वो सारे देश इनके साथ आ गए। इन देशों में से जो हिंद महासागर से जुड़े हुए देश है द्वारा 19 देशों के साथ, ये जो एजेंसी है इसने 19 देशों के साथ विकास सहयोग पर हिंद महासागर क्षेत्रीय मंच की बैठक की। हिंद महासागर क्षेत्रीय मंच की बैठक की। जब हिंद महासागर में हम लोग सहयोग करें, देखो, और ये काम ऑलरेडी भारत कर चुका है, रीम जिसको हम कहते हैं, हिंद महासागर रीम एसोसिएशन, ये भारत ने, हालांकि ये 97 में ही गठित किया गया था, लेकिन भारत ने इसको एक्टिवेट किया चीन को न्यूट्रलाइज करने के लिए। पहले इसकी जरूरत नहीं महसूस होती थी। सागर हमने शुरू किया। ये प्रबंधन पढ़ते समय हम पढ़ेंगे कि हमने किस तरीके से चाइना के इस हिंद महासागर में, चाहे वो सिल्क प्रोजेक्ट हो, रूट प्रोजेक्ट हो, ओबीओआर हो, बीआरआई हो, इस रूप में उपस्थिति को न्यूट्रलाइज करने के लिए हमने जो पहल किया प्रबंधन में हम पढ़ेंगे। प्रोजेक्ट मौसम उसी पहल का परिणाम है। 2014 में हमने शुरू किया, भारतीय प्रधानमंत्री जी ने शुरू किया। प्रोजेक्ट सागर उसी पहल का परिणाम है जिसको भारत सरकार ने शुरू किया। प्रोजेक्ट आईओआरए जिसको हमने एक्टिवेट किया, तेज किया, सब हिंद महासागर में चीन को न्यूट्रलाइज करने के लिए हम कर रहे हैं। हम क्या क्या कर रहे हैं हम लोग प्रबंधन में और अच्छा से देखेंगे। चीन ने अभी अभी इन लोगों को साथ मिलकर के एक बैठक की। चीन के इस कदम को ओशियन रिम एसोसिएशन, इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन को संतुलित करने का प्रयास माना जा रहा है। और लोग ये भी कहते हैं कि चीन की यह पहल जो है वो भारत की सागर का तुलनात्मक प्रतिद्वंदी है, सागर का एक काउंटर है चीन द्वारा। भी इसमें संभलना होगा, हमें भी देखना होगा कि हिंद महासागर के देश चीन के खेमे में न जाए, भारत भी अपनी खेमेबंदी को मजबूत बनाए रखे। बच्चा, ये है हिंद महासागर में चीन की उपस्थिति और इस उपस्थिति से क्या क्या खतरे हैं। हमारा जो 5 चुनौती मैंने तटीय सुरक्षा के लिए बता दी थी वो मैंने आपको समझा दिया था। 5 के बाद 6ठा चुनौती में हम आए थे हिंद महासागर में महाशक्तियों की उपस्थिति से उत्पन्न खतरे। पहला हमने अमेरिका की उपस्थिति बताया, वहां पर बहुत ज्यादा खतरा नहीं था। और फिर हमने चीन की उपस्थिति से उत्पन्न खतरे की चर्चा की और मैंने दिखाया कि कैसे यहां चीन की उपस्थिति लगातार हर क्षेत्र में पूरी तरह से घेराबंदी के रूप में, हिंद महासागर में वर्चस्व स्थापित करने के रूप में। और कहा जाता है कि दुनिया में जिस तरीके से गोलबंदी हो रही है, विश्व युद्ध की स्थिति में सब अपने अपने जुगाड़ में लगे हुए हैं कि हम कहां रहेंगे और किधर से लड़ेंगे।
खास करके इस इलाके में चीन एक उभरता हुआ महाशक्ति है, और चीन को खतरा अगर किसी देश से है तो भारत से है। हिंद महासागर में दबंग कौन रहेगा, भारत या चीन? यही दो में से कोई रहेगा। और ये बात दिसंबर 2022 में पेंटागन ने रिपोर्ट दी। पेंटागन अमेरिका का रक्षा मंत्रालय है, उसी को पेंटागन कहा जाता है बच्चा। उसने रिपोर्ट दे दी कि हिंद महासागर में चीन जो है वो अपनी युद्ध क्षमता बढ़ा रहा है। चीन जो है अपनी युद्ध क्षमता बढ़ा रहा है, युद्धपोतों की तैनाती, पनडुब्बियों की तैनाती, ढेर सारे नेवल बेस बनाना, सैन्य बेस बनाना सैनिकों का, और अपनी युद्ध क्षमता को बढ़ाना। ऑलरेडी दक्षिण चीन सागर में चीन ने अपना वर्चस्व बढ़ा लिया है। दक्षिण चीन सागर की चर्चा एक आध बार की है, हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन दक्षिण चीन सागर आपको पढ़ना है, आईआर में पढ़ना है। दक्षिण चीन सागर में चीन ने ऑलरेडी अपने वर्चस्व को बढ़ा लिया है। वहां पर ढेर सारा इंफ्रास्ट्रक्चर नियमों का उल्लंघन करके सरेआम कर रहा है। लोग चिल्ला रहे हैं, फिलीपींस हो, वियतनाम हो, उनके एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के अंदर, यानी उनके तट से 200 समुद्री मील के अंदर जाकर के चाइना समुद्री संसाधनों का दोहन कर रहा है, वहां इंफ्रास्ट्रक्चर बनवा रहा है, वहां पर अपनी जहाज की युद्धपोतों की तैनाती कर रहा है। पहले से दक्षिण चीन सागर देखे होंगे आपने, ये है दक्षिण चीन सागर, मलक्का स्टेट। मलक्का स्टेट से ऊपर चले जाओ, ये सिंगापुर है। सिंगापुर भी मेन जगह पर है। ये सब मलक्का स्टेट से जुड़े हुए जगह है। मलक्का स्टेट पर कंट्रोल का मतलब भारत कहता है कि हम यहीं पर इतना तगड़ा कर लेंगे कि पूरा मलक्का स्टेट पर कब्जा कर लेंगे, चीन को इधर से घुसने ही नहीं देंगे। चीन ने यहां पर अपना कब्जा करने का प्रयास किया। जिबूटी में देखो, हर आदमी काउंटर करने में लगा हुआ है, हर आदमी एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करने में लगा हुआ है। गतिविधियों में वृद्धि, यही है बच्चा हमारे तटवर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा चुनौतियां। मैंने लगभग सुरक्षा चुनौतियों को इतने कोशिश किया, इतना कंसेप्ट क्लियर करवा दूं कि जो प्रश्न उससे पूछा जाए आपको कोई दिक्कत नहीं। डन। मैं उम्मीद करता हूं कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा, आपको समझ में आ गया होगा। अब हम अगला एपिसोड देखते हैं। ये सुरक्षा चुनौतियां हमने बनाया है, मेन चाइना वाले मुद्दे पर कई तरह से प्रश्न बन सकते हैं और पूछे जा सकते हैं। एक सामान्य समुद्री सुरक्षा चुनौतियां पूछा जा सकता है, तो 1 2 3 4 5 6 हम लगातार लिख सकते हैं। एक स्पेसिफिक हो तो स्पेसिफिक पे समुद्री लूट पे भी सवाल यूपीएससी ने पूछ दिया है। आतंकियों के घुसपैठ पर अलग से सवाल नहीं बनेगा। जब एक पूरा सुरक्षा चुनौती पूछेगा तो उसमें हम एक पॉइंट भले देंगे, आतंकियों का घुसपैठ, तस्करी, आदि आदि। पर समुद्री लूट पर एक सवाल बन गया है, चीन पर सवाल बन सकता है, इसके लिए जो प्रबंधन भारत सरकार ने किया है उस पर सवाल बन सकता है, उस पर क्वेश्चन बन सकता है। तो हम अगले डायमेंशन पे आते हैं बच्चा, भारत की तटीय सीमा सुरक्षा प्रबंधन। भारत की तटीय सीमा सुरक्षा प्रबंधन, तटीय सीमा का सुरक्षा प्रबंधन हमने क्या किया। सुरक्षा प्रबंधन में 2 होगा बच्चा, एक भौतिक प्रबंधन होगा, राइट, हमने किन किन सैनिकों की तैनाती की, क्या क्या हमने अपना सुरक्षा व्यवस्था किया तटीय इलाके में। दूसरा कूटनीतिक प्रबंधन होगा, राइट। कूटनीतिक प्रबंधन में बातचीत, समझौता से लेकर के बहुत सारी चीजें कूटनीतिक प्रबंधन में आ जाएगी। तो आइए चल के देखते हैं कि हमने इन तमाम सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए क्या मैनेजमेंट किया है। बॉर्डर मैनेजमेंट हमारा क्या, कोस्टल एरिया का सिक्योरिटी मैनेजमेंट हमारा क्या, आतंकियों के घुसपैठ को रोकने के लिए हमने क्या किया, मछुआरों के बोट को मिसयूज करने से रोकने के लिए हमने क्या किया। चुनौतियां तो आपके दिमाग में है। लक्षद्वीप में जो अपना परागमन बिंदु बना रहे हैं उसको रोकने के लिए हमने क्या किया। इलीगल माइग्रेशन जो हमारे अंडमान निकोबार में हो रहा है उसको रोकने के लिए हमने क्या किया।
समुद्री लूट की समस्या को रोकने के लिए हमने क्या किया है, और फिर हिंद महासागर में चीन के बढ़ते वर्चस्व को रोकने के लिए हमने क्या किया, प्रत्यक्षता और परोक्षता, ये हम देखने का प्रयास करते हैं बच्चा। 2:01 हो रहा है, 2:45 तक हमें पढ़ाने की अनुमति है, तो 44 मिनट हमारे पास समय है, और 44 मिनट में मैं एक पाठ कोशिश करता हूं कि प्रबंधन का आपको बता दूं, समझा दूं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग चलते हैं, देखते हैं कि हमने यहां किस तरह की सेना की तैनाती करी है। भौतिक प्रबंधन की बात करते हैं। हमने बच्चा अपने तटीय क्षेत्र में, हमने अपने तटीय क्षेत्र में 3 स्तरों पर सुरक्षा प्रबंधन को लगाया है। इसको हम कहते हैं त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था, 3 स्टेज सिक्योरिटी सिस्टम, मैरीटाइम सिक्योरिटी सिस्टम। पहले सुन लो, फिर मैं आपको समझा दूंगा, फोटो दिखा दूंगा। तट से 12 समुद्री मील चारों तरफ। अगर हम तट से 12 समुद्री मील की बात करें तो तटीय पुलिस होती है, हर तटवर्ती क्षेत्र में तटीय पुलिस होती है। अभी हमारे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की जो एनुअल रिपोर्ट है वो कहती है कि 183 तटीय पुलिस स्टेशन हमने खड़ा किया है। 183 तटीय पुलिस स्टेशन है, पश्चिम बंगाल से लेकर के गुजरात तक, सरक्रीक तक। हर पुलिस स्टेशन के अपने जहाज हैं, और तट से 12 समुद्री मील तक की सुरक्षा की जिम्मेदारी इनके जिम्मे। तट से 12 समुद्री मील तक की सुरक्षा की जिम्मेदारी इन्हीं के जिम्मे है। क्लियर है? अब आप कहोगे कि सर ये पर्याप्त नहीं। मैं आपसे सहमत होऊंगा, क्योंकि भारत का इतना बड़ा तटीय क्षेत्र है, लगभग 7,500 किलोमीटर। पश्चिम बंगाल कलकत्ता से लेकर के आप चलो तो सरक्रीक तक। यहां पर 183 तटीय स्टेशन बहुत ही कम है। 183 तटीय स्टेशन में अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप भी आ रहा बच्चा, ध्यान देना। टोटल 183 तटीय स्टेशन है, बट है तटीय पुलिस तटीय स्टेशन में तैनात होती है, और ये तटीय पुलिस की जिम्मेदारी है, ये अपने जहाज से, अपने बोट से पेट्रोलिंग करते रहते हैं, वहां पर कोई भी इलीगल एक्टिविटीज को सर्च करते रहते हैं, देखते रहते हैं। तट से 12 समुद्री मील तक का। क्लियर? 12 समुद्री मील से 200 समुद्री मील तक का कंसेप्ट क्लियर है? तट से 12 समुद्री मील तक में तटीय पुलिस रन करेगी, दौड़ेगी, अपनी बोट से दौड़ेगी, पेट्रोलिंग करेगी, देखेगी, कोई भी इलीगल एक्टिविटीज को रोकने का प्रयास करेगी। और 12 समुद्री मील से 200 समुद्री मील तक के लिए इंडियन कोस्ट गार्ड है। इंडियन कोस्ट गार्ड है बच्चा, ठीक है। 1978 में इंडियन कोस्ट गार्ड का गठन किया गया था, और लगभग 10,500 कोस्ट गार्ड है जो 12 समुद्री मील से 200 समुद्री मील तक के एरिया को देखते। कहा जाता है कि यह भी बहुत कम, क्योंकि 12 समुद्री मील से लेकर के 200 समुद्री मील तक का जहाज से लेकर के पेट्रोलिंग करना, घूमना, और चारों तरफ, और 10,500 बहुत कम है। अरे कम से कम 1 लाख होना चाहिए, तब जाकर के इतने बड़े तटीय सीमा की सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा सकता। बट है, पहले हम देख लें क्या है। बढ़ाने की बात हो रही है, बढ़ाई जाएगी। हम रक्षा बजट धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं, बट याद रहे कि तट से 12 समुद्री मील तक का एरिया तटीय पुलिस के जिम्मे, और 12 से 200 समुद्री मील तक का एरिया
इंडियन कोस्ट गार्ड के जिम्मे। और 200 के बाद बाउंड्री पर कौन खड़ा रहेगा? नौसेना। नौसेना, लगभग 1 लाख जवान हमारी नौसेना में शामिल है। और ये 1 लाख जवान नौसेना में शामिल है तो केवल बाहर ही नहीं है, 200 समुद्री मिल के पास ही नहीं है बच्चा। उनका जो हमारा नौसैनिक बेड़ा जहां जहां है वहां वहां है, मुंबई में है, कोच्चि में है, विशाखापट्टनम में है, पोर्ट ब्लेयर में है, सब जगह है, लेकिन वो बाउंड्री पे वही रहते बाहर। यानी उधर से अगर कोई आ रहा है 200 समुद्री माइल से तो उनकी नजर से बचे बिना वो नहीं आएगा। वहां से मिस कर गया तो कोस्ट गार्ड की नजर में कहीं ना कहीं आएगा ही आएगा। और कोस्ट गार्ड से भी नजर बचाते हुए वो अगर अंदर घुस गया तो कहीं ना कहीं तटीय पुलिस के जांच के बिना वो तट पर प्रवेश नहीं कर पाएगा। ये है हमारे तटीय सीमा सुरक्षा का, भौतिक प्रबंधन के तहत तटीय सीमा सुरक्षा का त्रिस्तरीय तंत्र आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। पहला है बाहरी स्तर, सबसे बाहर 200 समुद्री मील और उससे बाहर का, ये सुरक्षा की जिम्मेदारी पूरे बाउंड्री की किसके जिम्मे है? भारतीय नौसेना के जिम्मे। 98,350 लोग अभी ये स्ट्रेंथ है हमारे इंडियन नेवी का, इतने लोग इंडियन नेवी में शामिल है। मध्य स्तर, तट से 12 समुद्री मील के बाद और 200 समुद्री मील के पहले का मध्य स्तर है और इसकी निगरानी, पेट्रोलिंग की जिम्मेदारी इंडियन कोस्ट गार्ड को दी गई है। 10,400 स्ट्रेंथ है इंडियन कोस्ट गार्ड का। और तीसरा है आंतरिक स्तर, तट से 12 समुद्री मील तक का क्षेत्र, तट से 12 समुद्री मील, ये किसके जिम्मे है? तटीय पुलिस के जिम्मे है। और 183 स्टेशन, तटीय पुलिस स्टेशन बनाए गए हैं और इन्हीं के जिम्मे इस इलाके की पेट्रोलिंग से लेकर सुरक्षा की जिम्मेदारी दी गई है। इस तरह से काम को बांट करके तटीय सुरक्षा को सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया। ये भौतिक प्रबंधन का पाठ है। दूसरा, तटीय सुरक्षा का आधुनिकीकरण। टेक्नोलॉजी बढ़ रही है बच्चा, तो इस बढ़ती हुई टेक्नोलॉजी के साथ हमें अपनी सुरक्षा व्यवस्था को भी मॉडर्नाइज करना होगा। और इस मॉडर्नाइज के तहत हम नौका पर, बोट पर जीपीएस अनिवार्य कर सकते हैं, ट्रांसपोंडर अनिवार्य कर सकते हैं, इंटरसेप्टर बोट बनाने पर बल दे सकते हैं कि हर बोट इंटरसेप्टर बोट होगा, हर बोट पे जीपीएस होगा, यानी ट्रैक किया जा सके भारत का बोट कहां है, ट्रैक किया जा सके। अगर जीपीएस लगा हुआ है और उसका लिंक हमारे पूरे सुरक्षा व्यवस्था के पास है तो पता चल जाएगा कि अरे भारत का बोट कैसे पाकिस्तान के बॉर्डर में दिखाई दे रहा, भारत का बोट कैसे कराची के पास दिखाई दे रहा। इसका मतलब है कि कोई मछुआरे का बोट है। भारत का यहां बोट का मतलब है कि भारत के जितने भी मछुआरे हैं जो बोट को यूज करते हैं, मछली मारते हैं, कोई भी किसी भी तरह का, तट पे मछुआरे हैं। केवल सरक्रीक पे ही मछुआरे नहीं है, केरला चले जाओ, कोल्लम चले जाओ, मुंबई चले जाओ, गोवा चले जाओ, हर जगह तटवर्ती लोगों का एक बहुत बड़ा धंधा है मछली मारना। वहां ढेर सारे जहाज को यूज करके लोग मछली मारने का काम करते हैं, बोट को यूज करके। हमारी सरकार ने बोट पर कंपलसरी किया है कि हर बोट पर जीपीएस लगना अनिवार्य होगा, ट्रांसपोंडर अनिवार्य होगा। ये सब टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट है, हम कर सकते हैं तटीय सुरक्षा का आधुनिकीकरण। और सबका लिंक सरकार के पास होगा जिससे वो ट्रैक कर सके इनको। इसके बाद जो अंतरराष्ट्रीय मानक है, जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है, उसके अनुरूप बोट को रखना जरूरी है और उसके अनुरूप बंदरगाह की निगरानी व्यवस्था का होना जरूरी है, एकदम मॉडर्नाइज, आधुनिक। तो तटीय सुरक्षा का आधुनिकीकरण में बहुत सारे पार्ट आते हैं। आधुनिकीकरण पर प्रश्न केवल नहीं रहेगा, बट आधुनिकीकरण पर भी हमने बल दिया है। अब एक समस्या रही है बच्चा शुरू से ही कि हर तट के जो मछुआरे हैं वो अलग अलग राज्य के होते हैं। केरला के तट से जुड़े हुए मछुआरे केरला के राज्य के हैं, महाराष्ट्र से जुड़े हुए मछुआरे महाराष्ट्र के राज्य के हैं, और हर राज्य अपने मछुआरों को मछली मारने का लाइसेंस देता है, पहचान पत्र देता है। लाइसेंस देगा ना, और लाइसेंस जो है अगर मान लो कि तमिलनाडु के किसी सरकार द्वारा दिया गया लाइसेंस है तो जरूरी नहीं है कि गोवा की पुलिस उसको पहचान ले।
तो हुआ कि कॉमन लाइसेंस व्यवस्था, मेरी बात समझ में आ रही है, कि किसी का लाइसेंस दिखा के कहीं से भी कोई गलत लोग उसको मिसयूज न करें। अगर एक प्रॉपर पहचान पत्र की व्यवस्था होती तो शायद कसाब की टीम मुंबई में नहीं आती। तो भौतिक प्रबंधन का तीसरा पार्ट है सभी मछुआरों को और तटीय गांव वालों के लिए ये भी एक व्यवस्था की गई है कि तट पे जितने भी लोग रहते हैं, तट के गांव वाले लोग हैं, उनके पास एक अलग से स्पेशली बहुउद्देशीय पहचान पत्र होना चाहिए, ताकि जब कभी सर्च हो, पता चले कि पाकिस्तान के आतंकी आकर के इन तट के गांवों में हैं, सर्च किया जाए तो जिनके पास पहचान पत्र होगा वो आइडेंटिफाई कर लिए जाएंगे, जिनके पास नहीं होगा वो पकड़ में आ जाएंगे। सभी मछुआरों तथा तटीय गांव वालों के लिए एक बहुउद्देशीय पहचान पत्र बनाया जाए, सरकार बना चुकी है। और मछुआरों के लिए एक सामान्य राष्ट्रीय लाइसेंस की व्यवस्था की जाए। इस तरीके से हम तटीय सुरक्षा को सुनिश्चित करने का प्रयास कर रहे हैं बच्चा। इसके बाद हमने आतंकवादियों से निपटने के लिए, आतंकी घुसपैठ से निपटने के लिए एक एकीकृत कमान तथा द्वीपीय प्रदेशों के संचालन हेतु संयुक्त कमान, अंडमान निकोबार कमान जो पोर्ट ब्लेयर में है, वो एस्टैब्लिश किया। एक एकीकृत कमान होगा और अंडमान निकोबार कमान एक संयुक्त कमान होगा जो पोर्ट ब्लेयर में है। इस कमान में नेवी के भी लोग रहेंगे, आर्मी भी रहेगी और एयरफोर्स भी रहेगा। यानी पोर्ट ब्लेयर में जो हमने ज्वाइंट या संयुक्त कमान एस्टैब्लिश किया है उसमें तीनों है। और हमारे लिए इंपॉर्टेंट वो जगह इसलिए भी हो जाता है क्योंकि वो मलक्का स्टेट है, इसलिए पोर्ट ब्लेयर में हम अधिक से अधिक सैनिकों की तैनाती करेंगे, अधिक से अधिक अपनी सुरक्षा व्यवस्था को इतना मजबूत रखेंगे कि कल के डेट में युद्ध की स्थिति में पोर्ट ब्लेयर पर हम कब्जा, मलक्का स्टेट पर हम अपना नियंत्रण स्थापित करें। ये हमारी स्ट्रेटेजी का पार्ट है। इसलिए मलक्का स्टेट के उस साइड में सिंगापुर के साथ हमने समझौता किया है। हम देखेंगे कूटनीतिक प्रयासों में, और किसी न किसी रूप में हमने ये प्रयास कर लिया है कि हम अपना युद्धपोत वहां ले जाकर खड़ा कर सकते हैं। हम मलक्का स्टेट को घेरने में लगे हुए, काउंटर हमारा यही होगा। तो संयुक्त कमान की तैनाती, बाकी जो हमारे हैं ही, नेवी तो हमारी मैंने दिखा ही दिया है, नेवी है, बट एक संयुक्त कमान हमने तीनों को लेकर के बनाया है और आतंकियों से निपटने के लिए एकीकृत कमान। अगला पॉइंट, हमारी सरकार ने महसूस किया कि जो नौसैनिक संपत्ति है, जो नेवल बेस है, नौसैनिकों की जो संपत्ति है, या फिर तटवर्ती इलाके में जो राष्ट्रीय संपत्ति, उसकी रक्षा के लिए कोई व्यवस्था होनी चाहिए। ये राष्ट्रीय संपत्ति की रक्षा के लिए तो हमने अपना व्यवस्था कर लिया है। हमारा एयरपोर्ट है, उसकी सुरक्षा के लिए कौन करता है सुरक्षा? वो चाहे हमारा एयरपोर्ट हो, चाहे कोई हमारा महत्वपूर्ण बिल्डिंग हो, उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी के सुरक्षा के लिए ही हमने 1969 में केंद्रीय सीआईएसएफ का गठन किया। सीआईएसएफ का गठन किया। एयरपोर्ट पे जाते हो तो सीआईएसएफ ही होती है वहां पर, एयरपोर्ट की सुरक्षा की जिम्मेदारी सीआईएसएफ को है। इस तरह से जितने भी महत्वपूर्ण प्रियस्थल है उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी के लिए सीआईएसएफ है। इसी तर्ज पर हमारे तटवर्ती क्षेत्र में जो राष्ट्रीय संपत्ति है, जो नौसैनिक संपत्ति है, उसकी रक्षा के लिए एक अलग से फोर्स होना चाहिए। इस बात को हमने ध्यान में रखा और इसके लिए एक सागर प्रहरी बल को एस्टेब्लिश किया। सागर प्रहरी बल, नौसैनिक संपत्ति की रक्षा के लिए, राष्ट्रीय संपत्ति की रक्षा के लिए हमने सागर प्रहरी बल की स्थापना की। ये भी इस दिशा में, प्रबंधन की दिशा में हमारा किया गया प्रयास है, भौतिक प्रबंधन की दिशा में हमारा किया गया प्रयास है। सामान्य सेना और स्पेशलाइज सेना, स्पेशलाइज फोर्स, अलग अलग विंग के लिए स्पेशलाइज फोर्स, आतंकियों के लिए अलग, नौसैनिक संपत्ति के लिए अलग, राइट। इसके बाद खुफिया जानकारी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। केवल स्थलीय क्षेत्रों में ही खुफिया जानकारी की जरूरत नहीं है, आईबी तो हमारी है ही, रॉ हमारे बाहर के लिए है बच्चा।
बट यहां पर भी जरूरी है। अब खुफिया जानकारी जुटाने के लिए और सभी सुरक्षा बलों में एक कोऑर्डिनेशन भी स्थापित करना जरूरी है। एयरफोर्स हो, मान लो नेवी है, इंडियन कोस्ट गार्ड है और तटीय पुलिस है, ये तीनों तीन विंग है। अब बताओ कि ये तीनों विंग में कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो कैसे सिक्योरिटी मजबूत होगा, कैसे सुरक्षा मजबूत होगा। जरूरत महसूस हुई कि तीनों विंग में कोऑर्डिनेशन बनाया जाए, बाकी सुरक्षा एजेंसियों में भी कोऑर्डिनेशन बनाया जाए, आईबी, इन सब में कोऑर्डिनेशन बनाने के लिए एक प्रयास होना जरूरी है। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमने एक संयुक्त कार्यवाही केंद्र की स्थापना करी। या जानकारी जुटाने का काम पहला, और सभी सुरक्षा बलों और एजेंसियों के बीच समन्वय स्थापित करने का काम। दो कामों को करने के लिए हमने एक संयुक्त कार्रवाई दल की स्थापना की, केंद्र की स्थापना की। कहा जाता है कि दुनिया का सबसे शक्तिशाली खुफिया एजेंसियां हैं, इसमें कई है, एक दो नहीं है, और हम कोऑर्डिनेशन का काम करते हैं, राइट। अब कुछ टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट भाई 7 नंबर में हम दे देते हैं। 2008 से 2016 तक अच्छा हमने एक इंटीग्रेटेड कोस्टल सर्विलांस सिस्टम को डेवलप किया। इंटीग्रेटेड कोस्टल सर्विलांस सिस्टम को डेवलप किया। एट प्रेजेंट या भारत में, मालदीव में, मॉरिशस में, सेशल्स में और श्रीलंका में चालू किया गया। सर्विलांस सिस्टम ये हमारे टेक्नोलॉजी वाले बच्चे हमसे भी ज्यादा जानते होंगे, मुझे टेक्नोलॉजी का ज्ञान बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन ये टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट है जिससे कि हम हर चीज को आसानी से ट्रैक कर सकते हैं। और हम अपने समुद्री सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए हमने महसूस किया कि इसके लिए एक अलग से अधिकारी होना चाहिए, एक अलग से पद होना चाहिए, और राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक का एक पद क्रिएट किया गया। राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक, नेशनल मैरीटाइम सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर का पद नियुक्त किया गया। ये सारे के सारे समुद्री मामलों का प्रबंधन करेंगे। ये प्रबंधन का सबसे शीर्ष निकाय है, टॉप का एजेंसी है, ये मैनेजमेंट कर रहे हैं हम लोग ना। तटीय सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए हमारी भारत की तटीय सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली हम देख रहे हैं। यह है हमारा अगला प्रबंधन प्रणाली, नेशनल सिक्योरिटी मैरीटाइम सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर। फरवरी 2022 में इसका हेड बनाया गया नौसेना के पूर्व उप प्रमुख वाइस एडमिरल अशोक कुमार को प्रथम समन्वयक नियुक्त किया गया। ये एजेंसी का गठन किया गया और इनको फर्स्ट कोऑर्डिनेटर नियुक्त किया गया। फर्स्ट कोऑर्डिनेटर नियुक्त किया गया। समुद्री मामलों के प्रबंधन के लिए यह एक शीर्ष निकाय है बच्चा, टॉप एजेंसी है जो पूरे समुद्री मामलों का प्रबंधन करती है। इसके अलावा समय समय पर भी हमने कुछ कदम उठाए। पहला हमने समय पर कदम उठाया 30 दिसंबर 2022 को, जो लक्षद्वीप पर जो आतंकियों का घुसपैठ हो रहा था, आतंकी या तस्करों ने अपना बेस पॉइंट बनाने का काम किया था कि जब जा रहे हैं वहां रुक गए, विश्राम किए, वहां से निकले, आदमी कोई रहता नहीं है, कुछ दिन रुके, चल दिए। वहां कोई निगरानी व्यवस्था नहीं थी। वहां की न केवल निगरानी व्यवस्था को हम लोगों ने सुनिश्चित कर दिया है, वहां के लिए अलग से हमने एक फोर्स को अलॉट किया है जो जो मानव रहित द्वीप है उनकी सुरक्षा का काम करेगा, वहां निगरानी रखेगा। और साथ साथ दिसंबर 2022 में हमने लक्षद्वीप प्रशासन द्वारा इन 36 द्वीपों में से 17 द्वीपों में प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया। कोई प्रवेश ही नहीं करेगा। अब ऐसे कोई घूमने के लिए चला जाता था और पता नहीं चलता था कि वो आतंकी है। मैंने कहा था ना कि श्रीलंका से बम विस्फोट के बाद वो इधर आए। इस तरीके से किसी भी मानव रहित द्वीप पर जाकर के रुक गए और पता चला कि ISIS वाले लोग यहां पर आए, बम विस्फोट किए कल श्रीलंका में,
और नाव से इस इलाके में आकर के, तो हमारे लिए और ज़्यादा जरूरी हो गया कि इसके लिए हम कुछ करें। और हमारी सरकार ने, वहां की लक्षद्वीप की सरकार ने क्या किया कि 17 द्वीप को पूरी तरह से बैन कर दिया। मतलब वहां पकड़ा जाएगा कोई व्यक्ति तो जेल जाएगा। प्रतिबंधित होने का मतलब है पकड़ा जाएगा तो कह देगा घूमने आए थे। अगर ऐसा है तो कोई ना कोई जाता रहेगा और उनके बहाने तस्कर जो भी लोग हैं वो जाएंगे। लेकिन अगर ये हो कि प्रतिबंधित है, वहां जाओगे तो जेल जाओगे, फंसोगे, इससे लोगों को रोका जा सकता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए 36 में से 17 पर प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया गया। और यही नहीं, हमने एक नया काम शुरू किया। हमारे भारतीय प्रधानमंत्री जी ने एक नया नौसैनिक अड्डा, अभी तक हमने नौसैनिक अड्डा के बारे में आपको बता दिया था, 5 मैंने आपको दिखाया था, याद है? पोर्ट ब्लेयर, जो कि संयुक्त है। संयुक्त का मतलब है कि वहां पर नौसेना भी है, एयरफोर्स भी है और आर्मी भी है। इसके अलावा हमने आपको दिखाया था पश्चिमी तट पर 3, मुंबई, कोच्चि और कारवार। पूर्वी तट पर विशाखापट्टनम और पोर्ट ब्लेयर 5। ये है आपका एक नया आईएनएस जटायु, 7 मार्च 2024, यानी अभी कुछ दिन पहले तो लक्षद्वीप में आईएनएस जटायु नाम के एक नया नौसैनिक अड्डा स्थापित किया गया। इसका उद्घाटन किया गया, नेवल बेस। इस पर ढेर सारे आर्टिकल आए, ढेर सारे लोगों ने कमेंट किया कि अब मालदीव में चीन की उपस्थिति का यह हमारा करारा जवाब है। क्योंकि लक्षद्वीप के ढेर सारे जो द्वीप हैं वो मालदीव से जुड़े हुए हैं, बच्चा, मालदीव के नजदीक हैं। और उन्हीं जगहों पर ला करके हमने खड़ा किया ताकि मालदीव रेंज में रहे। मालदीव रेंज में का मतलब हुआ, ठीक है, इंडिया आउट अभियान चलाओ, वहां से हमें हटा दो। एक तो हम लक्षद्वीप को पर्यटक स्थल के रूप में डेवलप अगर हमने कर दिया तो मालदीव की आधी कमर तो ऐसे ही टूट जाएगी। चीन ने आश्वासन दिया कि हम पर्यटक को बढ़ाएंगे, हम अपने देश के पर्यटन को प्रोत्साहित करेंगे कि वो मालदीव जाए। ठीक है, भेजे वो, लेकिन भारत के पर्यटकों को तो हम रोक ही सकते हैं। और साथ साथ अगर हमने वहां पर नेवल बेस बना दिया है तो ये एक काउंटर है, बच्चा, ये है भौतिक प्रबंधन। और भौतिक प्रबंधन में 9 हम लोगों ने कर लिया, 10वां भौतिक प्रबंधन है। ढेर सारे पनडुब्बी, जैसे हम लोगों ने स्थलीय सीमा में हम देख रहे थे कि हमने कौन कौन से मिसाइल, कौन कौन से क्या क्या तैनात किया। हम यहां पर भी देख सकते हैं कि आधुनिक पनडुब्बी और युद्धपोत की तैनाती के द्वारा हमने कैसे अपने समुद्री सीमा को, तटीय सीमा को संतुलित करने का प्रयास किया। आधुनिक पनडुब्बी, युद्धपोत और अन्यों की तैनाती, इसके अंतर्गत हम सबसे पहले कदम रखते हैं बच्चा 31 दिसंबर 2023 तक। आ जाओ, थोड़ा सा हम अपने पनडुब्बी और जहाजों को एक नजर डालें जल्दी जल्दी में। 31 दिसंबर 2023 तक, हालांकि बहुत ज्यादा देखो, इसमें 1-2 ही याद रहेगा, लेकिन जब आप पढ़ लोगे पूरा तो आपकी समझ बनी रहेगी। लिखते समय 1-2 लाइन भी याद रहे ना, और जो करंट अफेयर्स पढ़ोगे ना, तो उसको समझना आपके लिए आसान हो जाएगा। मेरे क्लास के बाद मैं कोशिश यही करता हूं, क्योंकि हमारा टॉपिक तो निरंतर अपडेट हो रहा है। आज जो पढ़ाऊंगा 3-4 साल बाद काम नहीं देगा, बट आज जो पढ़ाऊंगा 4 साल बाद भी समझने के लिए आपको एक माइंडसेट दे देगा। इसलिए इस टॉपिक को पढ़ने के लिए एक अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करना जरूरी है। चलिए, 31 दिसंबर 2023 तक हमारे भारत के पास 16 पारंपरिक पनडुब्बियां थी और 3 परमाणु पनडुब्बियां थी। सेवा में है, पनडुब्बियां है। इस पनडुब्बी बेड़ी में 7 रूसी किलो श्रेणी की पनडुब्बी है, 4 जर्मन एचडीडब्ल्यू की पनडुब्बी है, 5 स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी है और स्वदेशी परमाणु बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी भी हमारे पास है। आईएनएस अरिहंत भी इसमें शामिल है। अब आप स्कॉर्पियन श्रेणी क्या है, किलो श्रेणी क्या है, मैं नहीं बताऊंगा। क्यों?
क्योंकि ये आपको पढ़ना है। ऐसा नहीं है कि नहीं पढ़ना है, मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि नहीं पढ़ना, नो, ये आपको पढ़ना है। कहां पढ़ना है? तो आप जब साइंस टेक का सिलेबस देखते हो इसी थर्ड पेपर में, तो उस सिलेबस में साइंस टेक में एक है रक्षा प्रौद्योगिकी, डिफेंस टेक्नोलॉजी, राइट। और डिफेंस टेक्नोलॉजी में इन सारी चीजों की चर्चा, उसके टेक्निकल पार्ट की चर्चा की जाती है। इन सब में क्या माइक्रो लेवल पर अंतर है, और बच्चा इस पर प्रश्न पूछा गया। तो ये टेक्निकल पार्ट आप वहां जानो, हम मोटा मोटी आपको समझाते चले जा रहे हैं। हमने इतनी पनडुब्बियां तैनात कर रखी, ठीक है। हमने एक प्रोजेक्ट 75 इंडिया शुरू किया बच्चा, राइट। इसको प्रोजेक्ट 75 इंडिया, यह भारतीय नौसेना का एक प्रोग्राम है। और इस प्रोग्राम में हमने 2025 तक ये पनडुब्बियों के निर्माण का लक्ष्य रखा है। 2025 तक हम 6 पनडुब्बियों का स्वदेशी निर्माण करेंगे, अपने ही देश में पनडुब्बी बनाएंगे और अपने सेना में बेड़े में शामिल करेंगे, अपने नौसेना के बेड़े में शामिल करेंगे। ये भी हमारा एक प्रयास है कि हम अपने नौसेना की सैन्य क्षमता को बढ़ा रहे हैं। न केवल हम अत्याधुनिक पनडुब्बियों को, युद्धपोतों को, हथियारों को, मिसाइल को दूसरे देशों से खरीद रहे हैं, बल्कि हम अपने देश में भी इसको निर्मित करने का प्रयास कर रहे हैं। इसके लिए डीआरडीओ एक प्रमुख एजेंसी है, के बारे में आप जानते हो, और लगातार हम इस दिशा में प्रयास करते हैं। इसको प्रोजेक्ट 75 इंडिया, यह भारतीय नौसेना का एक कार्यक्रम है जिसमें स्कॉर्पियन क्लास की 6 पनडुब्बियों का स्वदेशी निर्माण शामिल है। इस प्रोजेक्ट के कुल 5 पनडुब्बियों, आईएनएस कलवरी दिसंबर 2017, आईएनएस खंडेरी सितंबर 2019, आईएनएस करंज मार्च 2021, आईएनएस बेला नवंबर 2021 और आईएनएस बागीर जनवरी 2023 में हमने इसको तैयार कर लिया है और इसको भारतीय नौसेना में शामिल कर लिया। बट अभी जो 5वां छठा है आईएनएस बागसीर, ये हमारा तैयार नहीं हुआ है, ये हमारे भारतीय सेना में शामिल नहीं हुआ है। उम्मीद है कि 2025 तक हम इनको शामिल कर लेंगे, तब हमारी नौसेना में पनडुब्बी का जो तंत्र है और मजबूत हो जाएगा। डन। जनवरी 2024 आ जाओ। हमने पहले ही बच्चा एक ब्लू वाटर नेवी के निर्माण का लक्ष्य लक्षित किया। ब्लू वाटर नेवी मतलब हम अपने नौसेना का एक प्रोजेक्ट है जिसमें ढेर सारे युद्धपोत और ढेर सारे पनडुब्बी, ढेर सारे मिसाइल को तैनात करके एक इतनी मजबूत नौसैनिक बेड़ा बनाएंगे जो दुनिया के देशों के लिए एक चुनौती बने। इसको ब्लू वाटर नेवी। और इसी ब्लू वाटर नेवी के निर्माण के तहत, उसी प्रोजेक्ट के तहत हमने अभी अभी 68 नए युद्धपोत खरीदने का निर्णय दिया, ऑर्डर दे दिया। और बच्चा इसका लागत खर्च है 2 लाख करोड़ रुपया। 2 लाख करोड़ रुपया। इसको ब्लू वाटर नेवी का निर्माण। जनवरी 2024 हिंद महासागर में एक ब्लू वाटर नेवी निर्माण के हेतु भारतीय नौसेना ने 68 नए युद्धपोतों और जहाजों के लिए ऑर्डर दिया है, जिनकी कुल कीमत लगभग 2 लाख करोड़ रुपए है। भारतीय नौसेना ने 2035 तक 235 तक 175 युद्धपोतों तथा लड़ाकू विमानों, हेलीकॉप्टरों और ड्रोनों की संख्या को बढ़ाने का लक्ष्य लक्षित किया है। 2035 तक हमें 175 युद्धपोत के साथ ढेर सारे विमान, लड़ाकू विमान, हेलीकॉप्टर को संख्या बढ़ाना है, ताकि एक मजबूत नेवी का निर्माण किया जा सके, एक मजबूत नौसेना का निर्माण किया जा सके। नो डाउट भारत से मजबूत है चीन की नौसेना, उसके पास सैनिक भी ज्यादा है, संख्या बल भी ज्यादा है, हथियार भी आधुनिक है। बट अभी तक हम इसके लिए बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं थे, लेकिन अब पिछले 5-7 सालों में हमारी सरकार एक्टिव है कि अपने सैन्य क्षमता को बढ़ाया जाए, रक्षा बजट को बढ़ा करके सैन्य क्षमता को अधिक से अधिक आधुनिक किया जाए। और इसी प्रक्रिया में अक्टूबर 2000 एक नजर डाल देते हैं। अक्टूबर 2014 में आईएनएस चक्र एक न्यूक्लियर पावर सबमरीन है। न्यूक्लियर पावर सबमरीन एक अलग सबमरीन है बच्चा, ध्यान देना। न्यूक्लियर पावर सबमरीन कम है, 3 न्यूक्लियर पावर सबमरीन है और तुरंत हमारे बेड़े में शामिल होगा।
आईएनएस चक्रा एक न्यूक्लियर पावर सबमरीन की तैनाती की। मार्च 2016 में K4 सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल आईएनएस अरिहंत से लॉन्च किया गया। K4 का मतलब होता है बच्चा कलाम साहब के नाम पे ये नाम रखा गया है। K4 सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल। K4 सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल का मतलब होता है यह एक ऐसा बैलिस्टिक मिसाइल है जो सबमरीन से, पनडुब्बी से लॉन्च किया जाएगा। ये पनडुब्बी में रहेगा और पनडुब्बी से ही ये मिसाइल लॉन्च कर दिया जाएगा। और इसको आईएनएस अरिहंत से लॉन्च किया गया मार्च 2016 में। ये हमारी सैन्य क्षमता की उपलब्धि को बताता है। दिसंबर 2016 में आईएनएस अरिहंत प्रथम स्वदेशी परमाणु पनडुब्बी, ये परमाणु पनडुब्बी है और अपने देश में निर्मित है। प्रथम और अरिहंत की और श्रेणियां आ रही है बच्चा। प्रथम स्वदेशी परमाणु पनडुब्बी की अंडमान निकोबार में तैनाती की गई। जो अंडमान निकोबार में संयुक्त कमांड है वहां पर हमने तैनात किया। 2016 में स्वदेशी विमान वाहक आईएनएस विक्रांत तथा स्वदेशी परमाणु पनडुब्बी अरिहंत के न्यूक्लियर रिएक्टर को चालू करके हमने अपने डीप ब्लू नेवी का निर्माण प्रारंभ कर दिया। 16 में प्रारंभ किया, अभी हमने ऑर्डर दिया है 68 वाला। हमारा डीप ब्लू नेवी के निर्माण की प्रक्रिया 2016 से शुरू होती है, एक मजबूत नेवी के निर्माण की प्रक्रिया। 2016 में ही पोसाइडन 81 एंटी सबमरीन हंटर एयरक्राफ्ट की अंडमान निकोबार में तैनाती की गई। नाम से ही देख लो तो समझ में आ जाएगा, एंटी सबमरीन हंटर एयरक्राफ्ट। यह एक एयरक्राफ्ट है, ठीक है, और यह एयरक्राफ्ट किसको मारता है? पनडुब्बियों को मारता है। पनडुब्बियां पानी के अंदर चलती है, लेकिन इसमें ऐसे मशीन लगे हुए हैं कि पकड़ लेता है कि पानी के अंदर पनडुब्बी है, उसको निशाना लगाता है और उसको खत्म कर देता है। इसलिए इसको कहा जाता है, इसका पोसाइडन 81 नाम है, एंटी सबमरीन हंटर एयरक्राफ्ट है ये। इसकी तैनाती हमने अंडमान निकोबार में की 2016 में। दिसंबर 2017 में प्रोजेक्ट 75 इंडिया के तहत प्रथम स्वदेशी कलवेरी, मैंने प्रोजेक्ट 75 इंडिया में ये पनडुब्बियों की चर्चा की थी कि 5 शामिल कर लिया गया, उसी में से एक है, पहली वाली शामिल की गई थी दिसंबर 2017 में। कलाउरी क्लास सबमरीन भारतीय नौसेना में शामिल। सितंबर 2017 युद्धपोत तरासा भारतीय नौसेना में शामिल। अक्टूबर 2017 स्वदेशी युद्धपोत फिल्टान भारतीय नौसेना में शामिल। 109 मीटर लंबा है ये। सितंबर 2019 प्रोजेक्ट 75 इंडिया के तहत आईएनएस अंधेरी, दूसरा वाला, तलवारी पहले गया 17 में, अंधेरी गया दूसरा वाला 2019 में, स्कॉर्पियन क्लास की स्वदेशी पनडुब्बी भारतीय नौसेना में शामिल। इसके बाद सितंबर 2020 आईएनएस अरिघात, अरिहंत नहीं बच्चा, अरिघात स्वदेश निर्मित दूसरी न्यूक्लियर बैलिस्टिक सबमरीन है, ये भारतीय नौसेना में शामिल। ये 75 का पार्ट नहीं है। दिसंबर 2020 प्रोजेक्ट 75 ए के तहत बना प्रथम युद्धपोत हिमगिरी का कलकत्ता में सी ट्रायल। अगस्त 2021 अमेरिका द्वारा भारत को हार्पून एंटीशिप मिसाइल बेचने को मंजूरी, P-81 एयरक्राफ्ट में इंस्टॉल किया जाएगा। पोसाइडन 81 एयरक्राफ्ट में यह एंटीशिप मिसाइल हार्पून किया जाएगा। यह एयरक्राफ्ट क्या है? पनडुब्बियों को मारने वाला एंटी सबमरीन एयरक्राफ्ट है, एंटी सबमरीन हंटर एयरक्राफ्ट है। इसमें इस मिसाइल को लगाया जाएगा। डन 25 नवंबर 2021 प्रोजेक्ट 75 इंडिया के तहत फॉक्सट्रॉट श्रेणी की पनडुब्बी आईएनएस बेला भारतीय नौसेना में शामिल। 25 नवंबर 2021 प्रोजेक्ट 75 इंडिया के तहत स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी आईएनएस करंज भारतीय नौसेना में शामिल। नवंबर 2021 देश का पहला स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर आईएनएस विशाखापट्टनम भारतीय नौसेना में शामिल। इस युद्धपोत पर ब्रह्मोस और बराक मिसाइल दोनों को तैनात किया गया है। युद्धपोत पर ब्रह्मोस और बराक मिसाइल दोनों को तैनात किया गया है। जनवरी 2022 विशाखापट्टनम में अरिहंत श्रेणी की तीसरी परमाणु पनडुब्बी S4 लॉन्च किया गया। 11 सितंबर 2022 भारतीय युद्धपोत तारागिरी का जलावतरण किया गया।
अगस्त 2025 तक इसको भारतीय नौसेना में शामिल कर लिया जाएगा। इसके बाद सितंबर 2022 पहला स्वदेशी विमानवाहक जहाज जिस पर विमान उड़ाया जा सकता है, आईएनएस विक्रांत की शुरुआत की गई। यह भारत के समुद्री इतिहास में अब तक का बना सबसे बड़ा जहाज है। 18 दिसंबर 2022 भारत में निर्मित शक्तिशाली युद्धपोतों में से एक आईएनएस मोरमुगाओ भारतीय नौसेना में शामिल। जनवरी 2023 प्रोजेक्ट 75 इंडिया के तहत कलावरी श्रेणी की 5वीं पनडुब्बी वागीर भारतीय नौसेना में शामिल। 5 शामिल हो चुका है बच्चा, और वागसीर जो है छठा, वो 2025 में शामिल किया जाएगा। 1 सितंबर 2023 भारत का नया युद्धपोत महेंद्रगिरी का जलावतरण किया गया। ये है भारतीय तटीय सुरक्षा का भौतिक प्रबंधन। 5 मिनट में मैंने आपको सारे जहाज दिखा दिए, हथियार दिखा दिए, और ये दिखा दिया कि जब कभी अखबार में निकले तो एक नजर डालना होगा आपको। नहीं दिखाएगा कि कौन कौन जहाज है, ऐसी जरूरत नहीं है, बट एक समझ को विकसित करेगा। और जो भी समझ आधारित प्रश्न पूछे जा रहे हैं उसका एक बेहतरीन आंसर आप लिखोगे। फेल होने वाला आंसर नहीं, पास होने वाला आंसर। अच्छा, मैंने बार बार कहा है कि 15,000 बच्चे मेंस लिखते हैं, 1,000 बच्चे फाइनली सेलेक्ट होते हैं, 14,000 बच्चे फेल होते हैं। तो हमें केवल मेंस में प्रश्नों का उत्तर नहीं देना, हमें मेंस में प्रश्नों का शानदार उत्तर देना है, सिलेक्शन वाला उत्तर देना। और सिलेक्शन वाला उत्तर जो होगा उसका एक स्टैंडर्ड होगा। उस स्टैंडर्ड के लिए आपको एक बेहतरीन समझ की जरूरत है, और उसके लिए जरूरी है कि एक हॉलिस्टिक पढ़ाई आप पढ़िए। मैं आपको एक काम कर रहा हूं, लिखवा नहीं रहा हूं, लेकिन मैंने मेहनत किया है। आपको लग रहा होगा कि मैं बैठा नहीं। आपको पढ़ाने के लिए 2 घंटा के क्लास के लिए मैं 6-7 घंटा काम करता हूं, सारे को अपडेट करता हूं, तब आप तक लेकर के आता हूं। लिखवाऊंगा तो फिर बहुत ज्यादा समय लगेगा। कोई फर्क नहीं पड़ता है कि लिखवाऊं कि नहीं लिखवाऊं। जब वही सेम चीज मैं आपको पीडीएफ में दे रहा हूं तो मुझे लगता है कि आपके पास कंटेंट है, और आप बस देख करके एक समझ बनाने का प्रयास करो, एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करो। नोट्स आपका है आपके पास, और इतना रिच नोट्स भूतो ना भविष्यति बच्चा, समझ लो। बस अब आपको पढ़ना है, आपको एग्जामिनेशन में लिखना है, ये आपका पक्ष। समुद्री सुरक्षा प्रबंधन का एक पार्ट खत्म हुआ, भौतिक प्रबंधन का। अब हम एक अलग पार्ट लेकर के चल रहे हैं, वो है समुद्री लुटेरे से सुरक्षा प्रबंधन। और 39 हो गया, इसलिए इस पार्ट की चर्चा कल करेंगे। और तब आ जाएगा, थोड़ा सा है, हमारी सरकार ने समुद्री लूट एक सुरक्षा चुनौती है, इस पर यूपीएससी ने प्रश्न पूछा है, 2-3 बार प्रश्न पूछा गया है। तो समुद्री लुटेरों से सुरक्षा प्रबंधन के लिए हमारा क्या मैकेनिज्म है, हमने क्या किया है, ये हम देखेंगे कल के क्लास में। और फिर हम आएंगे कूटनीतिक प्रबंधन, खास करके चाइना को न्यूट्रलाइज करने के लिए हमने हिंद महासागर में क्या किया है, ये भी हम देखेंगे कल के क्लास में। सो आज का क्लास मैं यहीं पर छोड़ता हूं, आपकी भावनाओं को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि अभी अभी आपका क्लास है, आपके ऊपर प्रेशर होता है। ठीक है बच्चा, और हम लोग कल मिलते हैं इसी टाइम पे। ठीक है, मेरे सामने आपका चैट बॉक्स खुल गया है, मैं देख रहा हूं। समझ में आ रहा है बच्चा? अगर समझ में आ रहा है तो यस यस लिखोगे तो मुझे तसल्ली होगी कि आपको समझ में आ रहा। अगर समझ में आ रहा है तो यस लिखो। मैं चाहूंगा सारे बच्चे एक बार यस लिखो, तो मुझे और मेहनत करने, पढ़ने और आपको समझाने की का मोटिवेशन बढ़ेगा। क्योंकि ऐसा विषय है कि मैं स्किप करके जा सकता हूं, आपको पता भी नहीं चलेगा कि मैंने क्या छोड़ा, आपको पता भी नहीं चलेगा कि मैंने क्या छोड़ा। मैं बिना पढ़े हुए भी आके पढ़ा सकता हूं, और मैं पूरा मेहनत करके भी आपको पढ़ा सकता हूं। दोनों में पहला वाला मेरे लिए फायदेमंद होगा, दूसरा वाला आपके लिए फायदेमंद होगा। ठीक है बच्चा, क्लियर है? तो थैंक यू, कल मिलते हैं हम लोग, ठीक है, इसके नेक्स्ट एपिसोड के साथ।
और कल मैं उम्मीद करता हूं कि इसको फिनिश कर दूंगा। कल इसमें थोड़ा सा कुछ और एक्स्ट्रा चीजें होगा, लेमुआ के बारे में, बेका के बारे में, कोमोकसा के बारे में जो कुछ महत्वपूर्ण चीजें हैं, संधियां हैं, उस पर भी हल्का सा मैं ब्रीफ दे दूंगा, जो फिर हमारे कुछ भारत ने काउंटर किया प्रोजेक्ट मौसम के बारे में। इसके बाद जो कुछ और इनिशिएटिव है उसके बारे में भी हम लोग थोड़ा सा कल देख लेंगे, एक बार चर्चा कर लेते हैं। तो थैंक यू। और फिर कल के बाद फिर हम लोग नेक्स्ट अपना टॉपिक शुरू करेंगे। थैंक यू।